पर उसका टेस्ट होने वाला है। पोजन भी वहीं पर होता है। पोजन उसे कहता है मुझे लगा था कि तुम भी इस टेस्ट को पास कर लोगे। हमारा जुंजी उसे कहता है तुम यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे हो, जबकि मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता था कि तुम इस टेस्ट को जरूर पास करोगे। यहाँ पर हम लोग ब्लड लाइन की पावर की बात ना करें, अगर हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ की बात ना करें, अगर हम लोग यहाँ पर टैलेंट की बात भी ना करें, तब भी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल स्पिरिट परफॉर्म ड्राम के 7th लेवल पर है। यानी कि इसका मतलब यह है कि तुम एक बहुत ही बड़े जीनियस और तुम आसानी के साथ इस टेस्ट को पास कर सकते थे। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ टॉप 1000 तो क्या टॉप 100 में भी जगह बना लोगे। आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता हूँ उम्मीद तो ऐसी की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोग ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आने वाले हैं। यहीं पर काफी सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि एक यंग मास्टर को लेकर गुजर रहे होते हैं। वो लोग साइड पर हो जाते हैं। जुंजी उसको देखकर कहता है ये तो वही है। से कहता है तुम इस बंदे को जानते हो, इसके पास तो काफी सारा स्ट्रॉन्ग और निकल रहा है। कहता है क्या तुम वाकई में इस बंदे को जानते हो, कौन है ये बंदा? हमारा जुंजी से कहता है मैं इसको अच्छी तरह से तो नहीं जानता। अपने विजिट के दौरान जब मैं ईस्टर्न टेरिटरी में गया था तब मैंने इसके बारे में सुना था। इस बंदे का नाम वो गोइकी है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, और मैंने सुना है कि ये डिवाइन मार्शल राम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। जबकि पोजन उसकी तरफ देखकर सोच रहा था मुझे लगता है कि इसके पास से जो ऑरा निकल रहा है इसकी स्ट्रेंथ और इसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा हो सकती है। हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था पोजन उस लड़के गोइकी की तरफ देखकर जहाँ पर परेशान हो गया। इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पोजन की स्ट्रेंथ स्पिरिट ड्राम के 7th लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि गोइकी की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा हो सकती है, जहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ के बराबर हो सकती है। इसी वजह से ये यहाँ पर इतना घबराया हुआ है। पोजन जुंजी से कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा हो सकती है तो कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पर मैं उसको आसानी से हरा लूंगा। मुझे इतना तो पता है कि मैं उससे हारने वाला नहीं हूँ, उसका लेवल मुझसे ज्यादा ही क्यों ना हो। मेरे मास्टर के मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई है। मेरे मास्टर और फायर गार्ड राम का भविष्य मेरे कंधों के ऊपर है। इसी वजह से मुझे इस कंपटीशन में सबसे बेस्ट तो करना ही होगा। महाराज जुंजी कहता है पोजन के कंधों के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा बार है, मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर रिलैक्स करना चाहिए। पता नहीं ये चीज इसके लिए अच्छी है या बुरी है। तो यहाँ पर उन सभी के लिए रैंकिंग में आना ही आना है। इन दो बहनों को भी दिखाते हैं जो कि एक छत के ऊपर खड़ी होती हैं। उनमें से एक कहती है सिस्टर सुना उस लड़के की तरफ तो देखो, ये लड़का जो कि स्पिरिट ड्राम के 7th लेवल पर है, ये लड़का मुझे काफी ज्यादा फनी लग रहा है। ये लड़का यहाँ पर ड्रीम देख रहा है, इसे लगता है कि ये टॉप 100 की रैंकिंग में आ सकता है या टॉप 1000 की रैंकिंग में आ सकता है। इतनी सारी कल्टीवेशन के साथ तुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। पोजन ऊपर की तरफ देखता और कहता है कौन है वहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे बारे में बात करने की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो लड़की फिर से आगे से उसे कहती है सिस्टर देखो तो सही, जरा इस लड़के की तरफ देखो, ये हमें किस तरह कह रहा है कि हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये यहाँ पर हमसे भी डर रहा है। पता है कि इसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है। पोजन उसकी बात सुनने के बाद और हैरान होता है। जुंजी पोजन की तरफ देखता और कहता है अब यहाँ पर कौन है जो यहाँ पर पोजन के कंपोजर को यहाँ पर वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो देखो यहाँ पर कौन है। तो वो साइड के ऊपर देखता है तो उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि एक घर के ऊपर खड़ी होती हैं, छत के ऊपर खड़ी होती हैं। यहाँ पर जो ग्रीन ड्रेस वाली लड़की होती है वो यहाँ पर पोजन को टीज कर रही होती है। वो अपनी बहन से कहती है सिस्टर जरा देखो तो सही, उस लड़की के साथ जो दूसरा लड़का खड़ा है वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर उसका दोस्त कमजोर है। कि बहन उसे कहती है चलो बस करो, चलो यहाँ से चलती है, हमारा इन कमजोर लोगों के साथ क्या ताल्लुक। की बहन उसे कहती है नहीं सिस्टर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें टीज करने दो। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करती है और वो लड़की अपनी कॉन्शियसनेस को हमारे जुंजी की कॉन्शियसनेस के अंदर भेज देती है। वो उसकी आंखों के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को डालती है तो हमारा जुंजी वहीं पर हैंग हो जाता है। तो वो लड़की उसकी डिवाइन सी के अंदर चली जाती है। यहाँ पर उसकी सारी मेमोरीज ट्रैप होती है। तो लड़की वहाँ पर अंदर जाने के बाद कहती है यहाँ पर इस लड़के की मेमोरीज को टैम्पर करने वाली हूँ, मैं इस लड़के की मेमोरीज को टैम्पर करूंगी। उसके बाद देखना ये लड़का इसी लड़की जो इसके साथ खड़ा है इसके साथ प्यार में पड़ जाएगा। तो वो बड़ी एक्साइटेड होती है क्या वो यहाँ पर हमारे जुंजी की मेमोरीज को टैम्पर करने वाली है। वो बड़ी स्पीड से बढ़ती हुई आगे जाती है और जाकर उसकी मेमोरीज को अपने ब्रश के साथ वहाँ पर टैम्पर करने लगती है। जैसे वो वहाँ पर उसके साथ अपने ब्रश को टच करती है इसी वक्त वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी उसके पाँव के साथ लिपट जाती है और उसे खींच कर पीछे ले आती है। वो लड़की बेचारी पूरी तरह से उस एनर्जी में कवर हो जाती है। वो बहुत हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी कॉन्शियसनेस अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकती है, इससे पहले तो कभी भी इस तरह नहीं हुआ। छोटी लड़की कहती है कि यहाँ पर कोई डिवाइन राम का एक्सपर्ट भी होता तब भी वो यहाँ पर सब कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस को सेव कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है। वो साइड के ऊपर देखते तो उसे वहाँ पर जैस्मीन दिखाई देती है। वो उसे कहती है तुम कौन हो, तुम यहाँ पर इस लड़के की मेमोरीज और इसके डिवाइन सी के अंदर क्या कर रही हो, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ पर तुम कैसे आई हो। तो जैस्मीन उसे कहती है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर इसके डिवाइन सी के अंदर क्या कर रही हो। तो वो छोटी लड़की जैस्मीन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि जैस्मीन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बात नहीं कर पा रही क्योंकि तुम मुझे बता नहीं पा रही कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ पर तुम्हारी मेमोरीज को उखाने वाली हूँ। तो वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी हमारी जैस्मीन उसे थोड़ा सा डराती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद हमारी जैस्मीन आगे बढ़ती है और उसके माथे के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम ग्लेज लाइट राम की एक लड़की हो लेकिन फिर भी यहाँ पर अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और खास तौर पर मेरे जुंजी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी मेमोरीज को यहाँ पर डिलीट करने वाली हूँ ताकि तुम इस बार में भूल जाओ कि तुमने कॉन्शियसनेस सी में मुझे यहाँ पर देखा था। तो मोली कहती है अब
जबकि मैंने इस लड़की को इसकी मेमोरीज के साथ टैम्पर करने से रोक दिया है, लेकिन मेरी सोल सील जो कि इसकी मेमोरीज में मौजूद थी अब ये भी यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि जुंजी यहाँ पर डिवाइन राम में चला आएगा। लगता है वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक पहुँचा है। नहीं ये अच्छी बात है या बुरी चीज बात है, लेकिन साथ ही वो कहती है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ सोल का एक छोटा सा टुकड़ा हूँ जो कि यहाँ से अब डिसअपियर होने वाला है। मुझे पता नहीं कि मेरी रियल सेल्फ यानी कि जो मेरी रियल बॉडी है जुंजी को यहाँ पर देखकर खुश होगी या फिर उदास होगी। पता नहीं वो इसका रिएक्शन क्या होगा, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगी। इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं। वो छोटी लड़की उसकी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। ये भी उसकी तरफ ही देख रहा था। वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और अपनी सिस्टर से कहती है पता नहीं यहाँ पर हुआ क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसकी कॉन्शियसनेस सी के अंदर गई थी और फिर अचानक से बाहर कैसे निकल आई। साथ ही वो हमारे जुंजी और पोर्शन से कहती है तो तुम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो, जहाँ पर तो सभी लोग जीनियस हैं। चलो देखते हैं कि कंपटीशन में तुम लोग क्या कर पाते हो। तो दोनों ही बहनें वहाँ से बड़ी स्पीड से उड़ जाती हैं। जुंजी कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बार की कंपटीशन में मुकाबला बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, जहाँ पर तो हर तरफ छुपे हुए टाइगर्स और ड्रैगन्स हैं। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है। जैसे वो साइड के ऊपर देखता है तो पोर्शन वहाँ पर ला टपका रहा था और साथ ही उसकी आंखों में हार्ट्स होते हैं। जुंजी कहता है अब इसे क्या हो गया, ये मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहा है, लगता है इसे मुझसे प्यार हो गया है। इसी के साथ ही पोर्शन आगे बढ़ता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसकी गाल के ऊपर अपना हाथ रखता है। जुंजी कहता है लो मेरी तो वाट लग गई, लगता है ये वाकई में इसी तरह का इंसान निकला, मेरा तो इसने चेहरा भी गंदा कर दिया। जुंजी अभी यहीं पर इसी बारे में सोच रहा होता है कि यहाँ पर कर क्या रहा है। उसी वक्त पोर्शन उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे साइड पर कर देता है। कहता है मेरे रास्ते से दूर हटो, तुम मेरे व्यू को ब्लॉक कर रहे हो, मुझे पीछे देखने दो। तो जुंजी भी ये बात सुनने के बाद हैरान होता है। कहता है यहाँ पर हुआ क्या, ये पीछे किसकी तरफ देख रहा है। जुंजी से कहता है ब्रदर पोर्शन तुम्हें हुआ क्या है, यहाँ पर तुम किसको देख रहे हो। उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है। तो पोर्शन पीछे की तरफ देख रहा था। जुंजी जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और कहता है अब ये किसको देख रहा है। तो वो पीछे देखता है तो पीछे फीजू खड़ी होती है। जुंजी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पर साथी डिसाइपल फीजू की तरफ देखकर लाल टपका रहा है। वो उन दोनों के सेंटर में खड़ा होता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर फीजू को देख रहे हो। ये देखकर वो बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या, तुम तो मेरी क्लास फेलो यानी मेरी जूनियर सिस्टर फीजू को देख रहे हो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंजी एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो पोर्शन के चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और उसे वहीं पर गिरा देता है और कहता है बेवकूफ इंसान कहेंगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरी जूनियर सिस्टर को देख रहे हो। क्या फीजू भी वहाँ पर दूर खड़ी मुस्कुराना शुरू कर देती है। हमारा पोर्शन उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो वाकई में एक फेरी है, ये फेरी जो कि आसमान से उतरी है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। फीजू हमारे जुंजी से कहती है ब्रदर जुन अब जबकि अभी कंपटीशन के स्टार्ट होने में काफी सारा टाइम है तो फिर मैं यहाँ पर आसपास घूम फिर कर आती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रही तो फिर तो ये ठरकी आदमी अपनी साई लाट टपका देगा। तो हमारा जुंजी उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर जाकर अपना ध्यान रखना, अगर कुछ भी बुरा हुआ तो फिर मुझे जरूर बुलाना, मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा। तो वो वहाँ से साइड के ऊपर मुड़ जाती है और हमारे पोर्शन की सुई तो अभी भी वहीं पर अटकी होती है। वो कहता है मेरे दिल में कुछ कुछ महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर प्यार हो गया है। जबकि हमारा जुंजी उसे कहता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम कर क्या रहे हो। सीन हमें 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन तक ये लोग इसी डोमेन में रहते हैं। हमारा जुंजी एक छत के ऊपर बैठा होता है, वहाँ पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। उसी वक्त उन्हें आसमान के ऊपर वहाँ पर फायरवर्क्स दिखाई देते हैं और उसके साथ वहाँ पर एक फॉर्मेशन होती है और उस फॉर्मेशन के अंदर से डिवाइन मास्टर नाम का एक एक्सपर्ट निकलता है। वो सभी लोग कहते हैं लगता है कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। मास्टर जो वहाँ से निकला है जो तो डिवाइन मास्टर नाम का एक्सपर्ट है, वो सभी लोग कहते हैं जरा आसमान की तरफ देखो, लगता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और यही मास्टर इस कंपटीशन को यहाँ पर लीड करने वाले हैं, ये हमारे गाइड बनेंगे। मास्टर उन सभी लोगों से कहते हैं तो यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों को वेलकम करता हूँ, क्योंकि तुम सभी लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो। तो ऑफिशियली इस कंपटीशन को यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। तो साथ ही उनको रूल्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मिनिमम कल्टीवेशन का लेवल कल्टीवेशन डिवाइन ट्राइबुलेशन के फर्स्ट लेवल पर होना चाहिए। साथ ही मास्टर उन सभी से कहते हैं तो हमने तुम सभी बच्चों को रजिस्टर कर लिया। इस वक्त हमारे पास इस कंपटीशन में पूरे 5,13,20,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। हालांकि ये सारे के सारे प्रीलिमिनरी राउंड के लिए आए हैं। पिछली बार के मुकाबले में यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से लोग इस बार के रूल्स को चेंज करने वाले हैं और इस बार कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। मास्टर अपने पास एक स्क्रॉल निकालते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों को इटरनल हीवन पर्ल में भेजा जाएगा। तुम सभी लोगों को इटरनल हीवन पर्ल के बारे में तो पता होगा, वहाँ पर तुम सभी लोगों की प्रोजेक्शंस को भेजा जाएगा, यानी कि तुम सभी लोगों की रियल बॉडीज यहीं पर इसी मेन सिटी में रहेंगी, जबकि तुम्हारी प्रोजेक्शन वहाँ पर उस सिटी में जाएगी दूसरी अरे फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन ये वाली अरे फॉर्मेशन बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाली है। तुम्हारी प्रोजेक्शन जिनको दूसरी दुनिया में भेजा जाएगा उनके पास जो कुछ भी होगा वो यहाँ से वहाँ लेकर जा सकती है और वहाँ से यहाँ लेकर आ सकती है। लेकिन इससे एक फायदा ये होगा कि वहाँ पर तुम्हारी प्रोजेक्शन अगर मारी जाती है किसी भी तरीके से, तुम डीमन बीस्ट के हाथों से मारे जाते हो या फिर दूसरे प्रैक्टिशनर के हाथों से, तो तुम्हारी मौत नहीं होगी बल्कि तुम्हारी जो प्रोजेक्शन होगी वो मरेगी, वापस मेन सिटी में आकर दोबारा एक्टिव हो जाएगी, इस तरह तुम जिंदा रहोगे। मास्टर सभी लोगों से कहते हैं क्योंकि हमारे पास इस वक्त भी बच्चे काफी सारे हैं तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर पूरी 1000 प्रीलिमिनरी राउंड के लिए यहाँ पर बैटलफील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाले हैं। हर बैटलफील्ड फॉर्मेशन में बहुत सारे बच्चों के ग्रुप को वहाँ
वहाँ पर भेजा जाएगा सारे बच्चों के ग्रुप को, चाहे वहाँ पर 10,000 हो या फिर 20,000 हो। तुम सभी लोगों को वहाँ पर उसमें कम्पीट करना होगा और तुम में से सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे ही वहाँ पर पास हो सकते हैं। यानी कि 10,000 टोटल फील्ड होंगे और 10,000 फील्ड में से सिर्फ 10 बच्चे ही पास होंगे हर फील्ड में से। और टोटल 10,000 बच्चे बनेंगे जो कि प्रीलिमिनरी राउंड को पास कर पाएंगे। आने वाले पोस्ता हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, पूरे 5 करोड़ बच्चे इस बार के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उनमें से हर फॉर्मेशन में से 10 बच्चे पास हों। तो इसका मतलब ये है हर में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चे ऐसे होंगे इस प्रीलिमिनरी राउंड को पास करने के बाद सेकंड राउंड में जा पाएंगे। तो वो मास्टर उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों को इस जगह को याद रखना होगा। तुम सभी लोग इस वक्त जिस जगह के ऊपर हो ये सेफ सिटी है, जहाँ के तुम लोग जहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। जैसे तुम लोगों की प्रोजेक्शन इस जगह से निकलकर दूसरी जगह पर जाएगी तो वहाँ पर तुम सभी लोगों की बैटलफील्ड होगी, वहाँ पर तुम सभी को कम्पीट करना होगा। मास्टर उन सभी लोगों से कहते हैं तो वहाँ पर तुम्हारी मेन टास्क ये होगी कि तुम्हें वहाँ पर जाकर डीमन बीस्ट को मारना होगा। एक डीमन बीस्ट को मारने पर तुम्हें वहाँ पर कम से कम 1 से लेकर 5 तक सोल ऑर्ब्स मिल सकते हैं। सोल क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना है। जितने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को तुम वहाँ पर मारोगे उतने ज्यादा तुम्हें स्पिरिट ऑर्ब्स मिलेंगे। जितने ज्यादा तुम्हारे पास स्पिरिट ऑर्ब्स होंगे उन सभी को पॉइंट्स में एक्सचेंज किया जाएगा और उसके बाद तुम्हारी रैंकिंग होगी। मास्टर उन सभी लोगों से कहते हैं पर मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर तुम वहाँ पर उस बैटल फील्ड में किसी मॉन्स्टर के हाथों से मारे जाते हो तो वहाँ पर मरने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इस कंपटीशन से डायरेक्टली बाहर हो जाओगे। यहाँ पर मेन सिटी में दोबारा रिवाइव होगे और मेन सिटी में रिवाइव होने के बाद पास से ये होगा कि तुम्हारे पास जितने भी ऑब्स होंगे उनका 30% कटा जाएगा। 30% पॉइंट्स वहाँ पर कट जाएंगे लेकिन तुम्हें दोबारा जिंदगी मिलेगी। लेकिन अगर बैटल फील्ड के ऊपर तुम किसी दूसरे प्रैक्टिशनर के हाथों मारे जाते हो, कोई दूसरा कंपटीटर तुम्हें मार देता है तो तुम्हारे पास जो 30% ऑब्स होंगे वो सारे 30% उसे चले जाएंगे, यानी कि वो 30% उसके खाते में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है, तुम सिर्फ पहली बार ही किसी प्रैक्टिशनर को मार के उसके 30% पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन अगर तुम दोबारा किसी प्रैक्टिशनर को मारते हो या अपने दूसरे किसी साथी को मारते हो तो तुम्हें उसके 30% बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। इसलिए अगर तुम वहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम वहाँ पर अपने दूसरे साथियों को मारकर उनके पॉइंट्स ले सकते हो, उनके स्पिरिचुअल ऑर्ब्स ले सकते हो, तो ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं रहने वाला। एक और बात, ये सेफ सिटी बिल्कुल भी सेफ सिटी नहीं है, यानी कि ये कंप्लीट सेफ नहीं है। पर अगर तुम्हें सेफ रहना तो 1 घंटे के हिसाब से तुम्हारे 10% स्पिरिचुअल ऑर्ब्स कटेंगे। मास्टर उन सभी लोगों से कहते हैं मैंने तुम सभी लोगों को रूल्स के बारे में बता दिया है तो टाइम पूरा हो चुका है, चलो अब जल्दी से तुम सभी लोगों की प्रोजेक्शन को वहाँ पर बेचने का टाइम आ चुका है। साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। जैसे वो पावर्स को एक्टिवेट करते हैं तो आसमान के ऊपर एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन होती है। वो सभी लोग कहते हैं कि ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। में से कुछ लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में अच्छा रूल है, हम लोग यहाँ पर दूसरे लोगों को मारकर उनके पॉइंट्स को छीन सकते हैं, हमें एक बंदे को मारने पर 30 पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि हमारा पोर्शन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे मुझे कितने 20 या फिर कितने अपने साथियों को मारना पड़े, मुझे टॉप 10 की रैंकिंग में आना ही पड़ेगा ताकि मैं अगले राउंड में जा सकूं। कुछ भी हो जाए मैं 10 में से 1 तो जरूर होने वाला हूँ। हमारी फीसू भी यहीं पर होती है, फीसू भी सोच रही होती है मुझे भी यहाँ पर किसी न किसी रैंकिंग में आना है। हमारा जुंजी जहाँ पर अलग ही टेंशन में बैठा होता है, वो कहता है ये लोग जहाँ पर मेरी प्रोजेक्शन को वहाँ पर भेजने वाले हैं, पता नहीं मेरी प्रोजेक्शन को जब वहाँ पर भेजेंगे तो कहीं ये लोग मेरी बॉडी के अंदर गार्ड की सोल को ना डिटेक्ट कर ले। उसी वक्त आसमान के ऊपर से बहुत सारी लाइट्स निकलना स्टार्ट होती हैं। ये सारी की सारी लाइट्स एक एक प्रैक्टिशनर के ऊपर पड़ने वाली है, यानी कि इस कंपटीटर्स के ऊपर पड़ेगी। वो सारी लाइट्स उन लड़कों के ऊपर आकर पड़ना स्टार्ट होती हैं। जुंजी के ऊपर भी एक लाइट पड़ती है। जुंजी कहता है उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक्सपोज ना हूँ। जैसे जुंजी के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसकी सोल निकलती है। जुंजी कहता है ये तो काफी अच्छा है, यहाँ पर मेरी प्रोजेक्शन मेरे जैसी रही है, इसका मतलब ये है कि मैं एक्सपोज नहीं हुआ। साथ ही हमारे जुंजी के पास एक विंडो ओपन होती है जो कि उसका स्टेटस होता है। साथ ही उसे बताया जा रहा होता है उसके स्टेटस के बारे में। उसका नाम जुंजी है, कल्टीवेशन डिवाइन ट्रेवलेशन का फर्स्ट लेवल। वो कहाँ से आया है, वो सॉन्ग स्नो राम से आया है और उसके पास सोल ऑब्स कितने हैं, 0 हैं। इसका जो टोटल रैंक नंबर होता है वो इस वक्त 5,08,76,787 होता है। हमारा जुंजी कहता है मैं इस वक्त जिस फॉर्मेशन के अंदर भेजा गया हूँ जहाँ पर मेरे अलावा पूरे 50,000 लोग हैं, 50,000 कंपटीटर्स को एक ही फॉर्मेशन के अंदर भेजा गया है। मेरा नंबर तो देखो जहाँ पर 49,999 नंबर है। हमारा जुंजी कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर आने का मकसद इस कंपटीशन में हिस्सा लेना तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो सिर्फ अपनी मास्टर को देखने के लिए आया हूँ, तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर मैं पहले टेस्ट में फेल हो जाता हूँ, मुझे अपनी मास्टर को मिलना ही होगा। हमारा जुंजी वहीं पर बैठ जाता है, जबकि वहीं पर उसे नीचे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एक लड़के को मार रहे होते हैं। उसे मारकर उसके पॉइंट्स लेने के लिए उसे पीट रहे होते हैं। हमारा जुंजी कहता है ये क्या, जहाँ पर तो बाकी कंपटीटर्स ने एक दूसरे को मारना भी शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे इससे क्या। वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है मुझे तो यहीं पर रेस्ट करनी चाहिए, सभी लोग खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, मुझे यहाँ पर इस कंपटीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी तो हमें पूरा महीना यहाँ पर रुकना है, पूरा महीना बहुत ज्यादा होता है। तो वो सभी प्रैक्टिशनर वहाँ पर गली से होते हुए गुजरकर आगे चले जाते हैं। उन सभी के वहाँ चले जाने के बाद हमारा जुंजी पूरा दिन वहाँ पर रेस्ट करने के बाद उतरता और कहता है लगता है कि सभी लोग चले गए, अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। जल्दी से ऊपर से नीचे जंप करता और कहता है सभी लोग जा चुके हैं। वो साइड के ऊपर देखता तो बिल्डिंग के ऊपर से एक बंदा दिखाई देता। वो कहता वहाँ पर कौन है, कि ये भी कोई मेरे जैसा ही बंदा है जिससे इस मैच में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, जो कि मेरी तरह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। कि उसे भी इस कंपटीशन की रैंकिंग से कोई मतलब नहीं
है। हमारा शुंजी जल्दी से जंप करता हुआ बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और कहता है लगता है कि मुझे जाकर उस बंदे से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि मैं गॉड राम के सीक्रेट्स के बारे में उस बंदे से जान सकूं। उसी से जाकर बात करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। तुम्हारा शुंजी ऊपर जाता है तो वो बंदा उसके सामने पीट करके खड़ा होता है। वो पीछे की तरफ घूमता है, शुंजी की तरफ देखता है और उसे कहता है लगता है कि यहाँ पर इस कंपटीशन में मेरी तरह का कोई और भी है, यहाँ का मैं अकेला नहीं हूँ जिसे इस कंपटीशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। शुंजी की तरफ देखता है तो उसके सामने स्क्रीन ओपन होती है जहाँ पर शुंजी की सारी डिटेल्स लिखी होती है, यानी कि उसके पास 0 सोल ऑर्ब है और उसका रैंक भी बहुत ज्यादा हाई है। शुंजी उसकी तरफ देखता है तो उसके ऊपर उसकी विंडो होती है जिसमें उसका नाम जाओमो होता है और जाओमो और उसका ओरिजिन क्या होता है वो अर्थ होता है, यानी कि वो हमारी पृथ्वी से वहाँ पर गया है। जाओमो शुंजी से कहता है तुम्हारा नाम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है शुंजी, जैसे कि क्लाउड की तरह बिल्कुल साफ, लगता है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी मछली पकड़ने के लिए आए हो। शुंजी उसे कहता है अब इस बात का क्या मतलब है कि मैं मछली पकड़ने के लिए आया हूँ। जाओमो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, हमारी दुनिया में जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर इस तरह के मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं। कहने का मतलब ये था कि हम लोग यहाँ पर आए तो हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ कर भी नहीं रहे क्योंकि हम लोग कंपटीशन में आ गए हैं, लेकिन कंपटीशन को खेलने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब था। तुम्हारा शुंजी से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा यहाँ पर आने का मकसद यही है। हालांकि मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है लेकिन इस कंपटीशन को खेलने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मुझे यहाँ पर किसी के साथ फाइट करके मरने की जरूरत क्या है, जबकि मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर आराम से आसपास की चीजों को मॉनिटर कर सकता हूँ, तो इसे यहाँ पर एक ट्रिप की तरह समझ सकते हैं। वो जल्दी से आगे बढ़ता है, हमारे शुंजी के कंधे पे बाजू रखते हुए कहता है मैं अपनी बार अपने जैसे इंसान से काफी लंबे अरसे के बाद मिल रहा हूँ, लगता है कि हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। अपने पास से जल्दी से 2 बॉटल निकालता और कहता है देखो मैं अपने साथ अपने होम टाउन से 2 ड्रिंक की बॉटल्स लेकर आया, ये बहुत ही सबसे बेस्ट वाइन है, हमारे होम टाउन में ये वाली वाइन सबसे बेस्ट है, क्यों ना तुम इसको पीकर चेक करो। तुम्हारा शुंजी उसके पास से बॉटल लेता है और उसे पीना स्टार्ट करता है। वो पीकर उसे कहता है ब्रदर ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी वाइन है, तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो। जाओमो उसे कहता है क्योंकि तुमने इस ड्रिंक को पी लिया है तो आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी बॉटल को टकराते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है यहीं पर पीकर टल्ली होते हैं क्योंकि कंपटीशन में हिस्सा तो लेना नहीं है। पीने के बाद जब उसको चढ़ जाती है तो जाओमो से कहता है ब्रदर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने लंबी लंबी छोड़ तो नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें ये बात सच्ची कहूंगा, जब से मैं गॉड राम में आया हूँ मैंने यहाँ पर अच्छी वाइन को टेस्ट नहीं किया, मेरी दुनिया की वाइन सबसे बेस्ट है। संजीव उसे कहता हाँ तुम यहाँ पर वाकई में लंबी लंबी नहीं छोड़े, मैंने यहाँ की वाइन को टेस्ट किया है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम जो वाइन मुझे पिला रहे हो ये बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि अब तो तुम्हारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर मुझे भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा वहाँ पर क्या क्या है। दोनों यहीं पर बैठकर बहुत सारी वाइन पीते हैं और वहीं पर बैठकर टल्ली हो जाते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन मेन सिटी का जहाँ पर से सभी लोग होते हैं, इनके सारे मास्टर्स वहीं पर खड़े होते हैं और उनके सामने उनके बड़े बड़े टैबलेट्स होते हैं। इस स्टोन टैबलेट के ऊपर जो मास्टर भी अपना हाथ रखेगा वो अपने स्टूडेंट की रैंकिंग को चेक कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहले गॉड फ्लेमिंग राम के मास्टर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने स्टोन के ऊपर हाथ रखते हैं क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने अपने डिसाइपल्स को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भेजा हुआ है। तो जब इनमें से एक मास्टर हाथ रखता है तो उसके सामने नाम आता है जैन मिंग जान और उसकी रैंकिंग भी वहाँ पर आती है। उस बच्चे की जो रैंकिंग होती है वो 91 लाख होती है। उसके बाद दूसरे मास्टर चेक करते हैं तो उनके डिसाइपल का नाम जैन जू होता है और उसकी रैंकिंग 40,600 होती है। तो एल्डर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हमारे बच्चों की रैंकिंग इस बार काफी ज्यादा अच्छी है, ये सभी लोग 5 करोड़ से काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं, हो सकता है कि महीना पूरा होने तक ये सभी लोग रैंकिंग में काफी नीचे आ जाएं। कम से कम स्टार्ट के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरे एल्डर कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि इस बार जानवर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। तो इन दोनों एल्डर्स ने अपने अपने डिसाइपल को भी वहाँ पर भेजा हुआ है। साथ ही ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ते हैं और पत्थर के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो वहाँ पर उन्हें मो हांजू के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर हांजू का सारा डेटा आ जाता है। हांजू की ओवरऑल रैंकिंग इस वक्त 18 लाख तक पहुँच चुकी है। फिर साथ ही मो फीजू के बारे में बताया जाता है, उसकी रैंकिंग 52,000 तक पहुँच चुकी होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा कम तक पहुँच चुकी है। ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे दोनों डिसाइपल्स बहुत ज्यादा अच्छे कर रहे हैं। हांजू इस वक्त 1,800,000 पर पहुंचा है कि फीजू वो तो 52,000 तक पहुंची है, यानी कि वो टॉप 1000 में पहुंच सकती है। मास्टर जैन उनसे कहते हैं सर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो कि आपकी मो फीजू यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, वो तो 52,000 तक पहुंच चुकी है, इसका मतलब बहुत ही जल्दी वो और भी ज्यादा कम रैंकिंग में पहुंच जाएगी, वो टॉप 1000 में जरूर आ जाएगी। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, अभी तो और ज्यादा दिन गुजरने बाकी है, पूरे महीने के बाद देखेंगे कि इनकी रैंकिंग कहाँ पर पहुंचती है। वो से कहते हैं क्यों ना तुम यहाँ पर अपने स्टूडेंट की रैंकिंग को भी चेक करो, तुम लोग पोषण की रैंकिंग को चेक नहीं करना चाहते। वो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर पोषण की रैंकिंग को चेक करते हैं। तो वो दीवार के ऊपर हाथ रखते हैं और पोषण की रैंकिंग को चेक करते हैं। जैसे वो पोषण की रैंकिंग को चेक करते हैं तो उसकी ओवरऑल रैंकिंग सिर्फ 179 होती है। देखकर उन सभी को एक झटका लगता है। वो सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। अब फ्लेम गार्ड राम के जो 2 एल्डर्स होते हैं वो जल्दी से वहाँ पर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं और उन्हें बधाई देते हुए कहते हैं लगता है कि हमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा जय-जयकार होने वाली है, हमारी फ्लेमिंग गार्ड राम इस कंपटीशन में टॉप 100 में पहुँच कर रहेगी, हमारा पोषण अभी तक टॉप 100 में पहुँचने वाला है। फिर साथ ही वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं हमने अभी तक शुंजी के डेटा को तो देखा ही नहीं, चलो शुंजी को भी देखते हैं। वो लोग उनसे कहते हैं क्यों ना आप लोग शुंजी की रैंकिंग को भी चेक करें, क्या पता वो यहाँ पर 100 में पहुँच चुका हो। तो मास्टर मो बिंगजुन
आगे बढ़ती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं चेक करती हूँ। वैसे मैं भी उसकी रैंकिंग जानने के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। वो लड़का हमेशा कोई ना कोई मौजदा करके दिखाता है और मुझे लगता है कि शायद मैं इस बार उसकी रैंकिंग को चेक करूँ तो वो टॉप 100 में पहुंच चुका हो। जैसे उस पत्थर के ऊपर हाथ रखती है और उसको एक्टिवेट करती है तो उसको एक्टिवेट करने के बाद हमारे जुंजी की रैंकिंग आती है कि उसके पास 16 और 0 है कि उसकी ओवरऑल रैंकिंग वहीं पर है जहाँ पर थी। वो अभी भी 5 करोड़ के ऊपर ही अटका हुआ है। तो इन सभी को ये देखने के बाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो सभी लोग कहते हैं ये हुआ क्या। ग्रैंड मास्टर कहते हैं मुझे लगता है कि ये पत्थर टूट गया है। इस पत्थर के टूटने की वजह से ये यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी से रिजल्ट शो नहीं करवा रहा। पता है कि हमारा जुंजी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन फिर भी उसका वो अपनी रैंकिंग को और ज्यादा इम्प्रूव तो कर सकता था। जहाँ पर स्टोन के साथ ही कोई मसला होगा। ये जहाँ पर गलत रैंकिंग बता रहा है। मैं अभी जाकर किसी ऑफिशियल से बात करके आता हूँ ताकि वो इस ब्रोकन स्टोन को ठीक कर सके और वो वहाँ से चले जाते हैं। कि मास्टर मॉब बिंगशुन को तो ये बात अच्छी तरह से पता होती है। वो कहती है मुझे लगता है कि वो लड़का वहीं पर अरीना में कहीं पर जाकर सो रहा होगा। वो अपनी नींद पूरी कर रहा होगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे इस कंपटीशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पर इस कंपटीशन को एंजॉय करने के लिए आया है। तो छोड़ो जो वो करना चाहता है उसे करने दो। हमें बाकी के स्टूडेंट्स के ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए। कहीं पर से एक दूसरी राम का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर लोग अपने सामने बड़ा सा स्टोन टैबलेट लगाकर बैठे होते हैं। वहाँ पर उसके ऊपर रैंकिंग आ रही होती है। उस रैंकिंग में जो सबसे पहले नंबर पर रैंकिंग में लड़का होता है उसका नाम लू चेंग शेंग होता है। रैंकिंग में जो दूसरे नंबर पर लड़का होता है उसका नाम शुई जिंग जुई होता है और तीसरे नंबर पर जुन जीली होती है। जुन जीली को तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। सभी लोग जो कि दूसरी राउंड में बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं वो सभी लोग कहते हैं इस बार भी ये कंपटीशन यही लोग जीतने वाले हैं। टॉप 100 की रैंकिंग में, टॉप 10 की रैंकिंग में, टॉप 4 की रैंकिंग में चारों ही गार्ड डिसाइपल्स आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। सभी के पास गार्डली पावर्स हैं। लगता है कि हम सभी के डिसाइपल्स को इस बार भी वहाँ पर से कुछ हास हासिल नहीं होने वाला। हमारे जैसे सेंट्स का बच्चा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा लेकिन हमारे लिए ये भी बड़ी आनंद की बात है कि हमारा बच्चा कम से कम प्रीलिमिनरी राउंड्स में तो पहुंच सका है। सीन में एक पैंशी राम का दिखाया जाता है जो कि एक लोअर रैंक की स्टार राम है। वहाँ पर भी एक बड़ा सा टैबलेट गिरता है। वो टैबलेट उन सभी के सामने आकर गिरता है और सभी लोग उसके सामने आकर बैठ जाते हैं ताकि वो लोग भी यहाँ पर कंपटीशन के रिजल्ट्स को देख सकें। सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनकी जो स्टार कार्ड राम होती है ये बहुत ज्यादा लोअर लेवल की होती है लेकिन इनको भी यहाँ पर एक टैबलेट दिया गया है ताकि वो भी इसके रिजल्ट्स को देख सके। हमारे शुंजी का जो पहला टेस्ट था वो पूरे 1 महीने का था और इनका महीना पूरा होने वाला है लेकिन हमारा जामो और उसके साथ हमारा शुंजी ये दोनों भी छत के ऊपर बैठे होते हैं और बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं। इन्होंने किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारा और किसी भी सोल ऑर्ब को हासिल नहीं किया जिसकी वजह से इनकी रैंकिंग जहाँ पर थी और वहीं की वहीं है। इनके पास जो वाइन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जामो अभी भी अपने पास से बॉटल निकाल कर पी रहा होता है। जामो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अपने साथ बहुत सारी वाइन लेकर आया था। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी मिल गया जिसके साथ बैठकर मैंने खूब सारी पी है। वो कह रहा है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ हो वरना मैं तो यहाँ पर बोर होकर ही मर जाता। यहाँ पर पूरा 1 महीना अकेले गुजारना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही वो उसे कहता अगर मुझे पहले से पता होता कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बोर होने वाला हूँ तो मैं अपने साथ अपना पोर्टेबल गेमिंग कंसोल भी लेकर आता और यहाँ पर कोई वीडियो गेम ही खेल लेते। लेकिन हमारे जुंजी को उसकी बात सुनने के बाद कुछ भी समझ नहीं आती। वो कहता है ये यहाँ पर किस चिकन की बात कर रहा है, यहाँ पे टेल वाले एप की बात कर रहा है। इसी के साथ ही सामू वहाँ पर टॉपिक को चेंज करते हुए उसे कहता है जी मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम शादीशुदा हो? वो उसे कहता हाँ मैं शादीशुदा हूँ, 16 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। साथ ही वहाँ पर अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था, पता नहीं मेरी वाइफ इस वक्त कहाँ पर होगी। जामो उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में तुम लोग 16 साल की उम्र में शादी कर सकते हो? लेकिन हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर तो हम लोग 16 साल की उम्र में शादी नहीं कर सकते। साथ ही वो उसे कहता है तो मुझे ये बताओ कि तुमने कितनी ज्यादा शादियाँ की हैं? मुझे नहीं लगता कि तुमने सिर्फ एक ही शादी की होगी। तो वो उसे कहता है मेरी इस वक्त 3 वाइफ्स हैं, मुझे तीनों की बहुत ज्यादा याद आ रही है क्योंकि मैं पिछले 3 साल से उन लोगों से नहीं मिला। कहने का मतलब क्या है, क्या तुम लोग यहाँ पर जितनी चाहे उतनी शादियाँ कर सकते हो? क्या तुम लोग यहाँ पर 1000 शादियाँ भी कर सकते हो? हमारा जुंजी उसे कहता है हाँ यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, हम लोग चाहे तो 1000 शादियाँ भी कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास भी इतनी सारी कैंडिडेट लड़कियाँ हैं? तो जुंजी उसे कहता है नहीं इतनी सारी तो नहीं है, 1000 कहना तो गलत होगा, मेरे पास तकरीबन 7 से 8 लड़कियाँ तो है। जैसे 3 तो ऑफिशियली मेरी बीवियाँ बन चुकी है जबकि बाकी की सारी मेरे साथ अनऑफिशियली अटैच्ड है। ये बात सुनने के बाद जामो एक बार फिर से चीख मारता और कहता है ये क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम इतनी सारी बीवियों को कैसे खुश रख पाते हो? साथ ही हमारे जामो को यहाँ पर उसकी अपनी बीवी याद आती है। उसे अपनी बीवी याद आती है तो उसे एक बड़ा सा टाइगर दिखाई देता है और साथ उसकी बीवी जो कि वहाँ पर डेविल की तरह हंस रही होती है और वो बेचारा उसके सामने किनारे भाग रहा होता है। तो जामो कहता है हमारे यहाँ तो सिर्फ एक बीवी भी संभाली नहीं जाती, मेरे लिए तो एक ही बीवी काफी है, मुझे यहाँ पर 1000 नहीं चाहिए, तुम ही ऐसे रख लो। पूछता है मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे डोमेन में जहाँ पर तुम्हारी बीवियाँ आपस में झगड़ती नहीं है? उसे कहता है नहीं, जहाँ पर वो सभी लोग आपस में नहीं झगड़ती, मुझे तो नहीं लगता उन्हें आपस में झगड़ने की जरूरत भी है। सभी के सभी अपना अपना काम करती हैं, जब कभी जरूरत होती है तो वो मेरे पास आती हैं या मैं उनके पास चला जाता हूँ और कभी कभी फंक्शंस के ऊपर तो सभी बीवियाँ एक साथ भी होती हैं, सारी की सारी मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के साथ खुश होती हैं और एक दूसरे को जूनियर सिस्टर या फिर सीनियर सिस्टर कहती हैं। जामो मुझे बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 8 बीवियाँ एक ही जगह के ऊपर इकट्ठी कैसे हो सकती हैं, वो भी बिना झगड़ा किए? यहाँ पर ये लोग ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद जुंजी वहीं पर लेट जाता है और उसे कहता है सिर्फ 1 और घंटा बचा है, 1 घंटे के
बाद ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपनी मास्टर को देख सकूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस सपने को लेकर आया था वो सपना पूरा होने वाला है। जामो से पूछता है तुम्हारा सपना क्या है, तुम कौन सा सपना लेकर यहाँ पर आए हो। जुंजी कहता है मेरी एक मास्टर है, मैं अपनी मास्टर को देखने के लिए यहाँ तक आया हूँ। मैं इतना ज्यादा सफर तय करके यहाँ पर इसलिए आया ताकि अपनी मास्टर से मिल सकूं, वो मेरे लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट है। तो जामो से कहता है वैसे मेरा कोई भी सपना नहीं है, मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक मकसद से तो बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने सोचा था कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं यहाँ पर आकर ह्यूमन वर्ल्ड को देख सकूंगा, मैं अपर राम्स को देख सकूंगा। मेन मकसद यहाँ पर आने का इटर्नल ह्यूमन राम को देखने का था और मुझे लगता है कि 1 घंटे के बाद मेरा वो सपना पूरा होने वाला है। साथ ही उसे कहता है बस थोड़ी देर के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं अपने घर वापस जाऊंगा और अपनी प्यारी बीवी और साथ में अपनी माँ को देखूंगा, क्योंकि काफी अरसा हो चुका है मैं उन दोनों से नहीं मिला। साथ ही वो अपनी स्क्रीन ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं कि अभी रैंकिंग का क्या हाल है। रैंकिंग को ओपन करता है तो उसके सामने सबसे पहले वही लड़के का नाम होता है जिसका पिछली बार आपको बताया था, डू चैंगशेंग, जो कि अभी भी पहले नंबर पर है और उसके पास जो 100 लॉब्स हैं वो तकरीबन 10 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। और दूसरे नंबर पर जो होता है उसका नाम शुई जिंगजुई होता है और तीसरे नंबर पर जुन जीली है। ये तीनों अभी तक यहाँ पर अपनी रैंकिंग के ऊपर बने हुए हैं। जामो कहता है तो जब मैंने पहली बार देखा था तब भी ये तीनों ही पहले नंबर पर थे और अब भी ये तीनों रैंकिंग्स के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ पर इस लड़के की तरफ तो देखो, चैंगशेंग, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्कैरी है। इस अकेले लड़के ने यहाँ पर 10 मिलियन सोल ऑब्स को इकट्ठा कर लिया है। तुम्हें नहीं लगता कि इसे कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना पड़ा होगा। फिर साथ ही रैंकिंग में उसकी नजर वू गोइकी के ऊपर भी पड़ती है। वू गोइकी जो कि डिवाइन मार्शल राम से है, इस वक्त वो ओवरऑल रैंकिंग में 16 नंबर पर है। जामो कहता है ये वाले मार्शल आर्ट्स राम के लोग, ये सभी लोग भी यहाँ पर काफी अच्छा कार्य है। इनका एक लड़का वू गोइकी, इसने यहाँ पर काफी सारी रैंकिंग को हासिल किया है जो तो 16 नंबर पर है। तो यहीं पर इन सभी बच्चों को जब 1 घंटा रह जाता है तो वहाँ पर वो मास्टर जिन्होंने इन सभी को यहाँ पर भेजा था वो उन सभी के सामने दोबारा से अनाउंसमेंट करते हैं और उन सभी से कहते हैं जेंटलमैन मेरी बात को ध्यान से सुनना, सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। मैं तुम लोगों को पहले भी इन रूल्स के बारे में बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 10 कैंडिडेट्स ही ऐसे होंगे जो कि इस टेस्ट को पास करके सेकंड राउंड में जा पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर रूल्स में कुछ चेंजिंग की गई है। हालांकि यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चों को ही पास किया जाएगा, लेकिन बाकी के जितने भी होंगे वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो सारे के सारे उनकी अपनी राह में वापस भेज दिए जाएंगे। तो इसलिए अगर तुम सभी लोग ये सोच रहे हो कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस टेस्ट को फेल होने के बाद भी इटर्नल ह्यूमन राम को इस बाकी के सारे कंपटीशन को एंजॉय कर सकोगे तो ये बात भूल जाओ, क्योंकि तुम सभी को वापस तुम्हारी राम में भेज दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई होने का मतलब यह है कि यहाँ से वापस भेज दिए जाना। मास्टर सभी से कहते हैं, स्पेशली जुंजी और जामो वैसे लोगों से, वो उनसे कहते हैं तुम्हारे जैसे लोग जो कि यहाँ पर आराम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग यहाँ पर इटर्नल ह्यूमन राम को एंजॉय कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं 1 घंटा बचा है। 1 घंटे में अगर तुम 10वीं रैंकिंग में आ जाते हो तो फिर तुम टेस्ट को पास करके आगे जा पाओगे। जुंजी और जामो दोनों ये बात सुनने के बाद वहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं। जामो कहता है ये क्या बात हुई, मुझे लगता है कि मेरा सपना यहाँ पर पूरा नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पर फेल होता हूँ तो मुझे डायरेक्टली मेरी दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा, इसका मतलब मैं इटर्नल ह्यूमन राम नहीं देख पाऊंगा। साथ ही वो कहता है चलो मुझे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ इटर्नल ह्यूमन राम को देखना था। अगर नहीं देख पाया तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर आकर काफी कुछ फील किया है, काफी कुछ नया देखा है। वो जुंजी की तरफ देखता से कहता है ब्रदर जुंजी तुम इस बारे में क्या कहते हो। तुम्हारा जुंजी वहाँ पर बिल्कुल खामोश खड़ा होता है और साथ ही वो कहता है मैंने पूरे 3 साल तक यहाँ पर मेहनत की, इतनी ज्यादा मेहनत की ताकि मैं इस कन्वेंशन में आ सकूं और यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा ले सकूं, और अब अचानक आकर इन लोगों ने रूल्स को चेंज कर दिया। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मैं अपनी मास्टर को नहीं देख पाऊंगा, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। जुंजी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पर आज कुछ भी करना पड़े, मुझे यहाँ पर टॉप रैंकिंग में आना है, क्योंकि मुझे अपनी मास्टर को देखना है, मैं हार नहीं मान सकता। जामो से कहता है ब्रदर जामो क्या तुम मेरी मदद करोगे। वो उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। जुंजी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टॉप 10 की रैंक में पहुँचाओ, मुझे टॉप 10 की रैंकिंग में पहुँचना और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। जामो से कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, टॉप 10 की रैंकिंग में पहुँचना अब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। 1 घंटे में तुम क्या कर लोगे। जुंजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है मेरी बात को समझ नहीं रहे, मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ करना है जिससे मैं टॉप 10 की रैंकिंग में पहुँच जाऊँ। वो कहता है मुझे समझ आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम वो गोइकी को मारकर उसके 30% पॉइंट्स को लेना चाहते हो ताकि तुम डायरेक्टली टॉप 10 की रैंकिंग में पहुंच जाओ। तो जुंजी उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे मैं टॉप 10 की रैंकिंग में आ सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कर दो। बस यहाँ पर वो गोइकी की लोकेशन ढूंढनी होगी और मुझे बताना होगा कि वो कहाँ पर है, बाकी सारा काम मैं खुद ही संभाल लूंगा। वो उसे कहता है चलो फिर ठीक है ब्रदर, तुम तो वाकई में बहुत ही कमाल के बंदे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं उस लड़के को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और ये दोनों बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें एक दूसरे एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़के के ऊपर हमारा जुंजी अटैक करता है। वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे ऊपर अटैक करने की, एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जुंजी गुस्से के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है, जबकि वो लड़का हमारे जुंजी के स्कोर्स की तरफ देखता है। उसे उसकी विंडो दिखाई देती है जहाँ पर लिखा होता है कि इसका नाम जुंजी है और ये सॉन्ग सुनो राम से यहाँ पर आया है, इसके पास 0 सोल ऑब्स हैं। लड़का जुंजी से कहता है तुम तो एक बहुत ही लोअर लेवल की राम से यहाँ पर आए हो और तुम यहाँ पर मेरे मार से मेरे क्रिस्टल छीनना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर मेरे पास 30% ले लोगे। हमारा जुंजी बड़ी
स्पीड से भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो कहता है तुम तो यहाँ पर वाकई में मुझे मारना चाहते हो। महाराज जुंजी उसके काफी करीब पहुंच जाता है। वो लड़का अपने पास से कुछ चार्म्स निकालता है, उनको सामने की तरफ फेंकता है, फिर साथ ही अपनी तलवार को भी निकालता है और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है ताकि वो जुंजी को वहाँ पर रोक सके। लेकिन जैसे वो अपनी तलवार के साथ जुंजी के ऊपर अटैक करता है, हमारा जुंजी उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो लड़का ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद हमारा जुंजी फिर से आगे बढ़ता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है जल्दी से बताओ कि वो गोइकी कहाँ पर मिलेगा। कहता है तो तुम जहाँ पर वो गोइकी को ढूंढ रहे हो। फिर साथ ही वो खुश हो जाता है और कहते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें वो गोइकी के बारे में जानना है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। वो यहाँ से तकरीबन 30 माइल ईस्ट की तरफ है। इसकी बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ 30 माइल ईस्ट की तरफ निकल जाता है। जबकि वो लड़का कहता है हालांकि वो गोइकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इस बात से काफी ज्यादा खुशी महसूस करूंगा अगर ये लड़का वो गोइकी को मारकर उसके पास उसके पॉइंट्स ले लेता है। फिर भी इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, एक लोअर राम का लड़का जहाँ पर मेरे जैसे हायर राम के लड़के के साथ इस तरह फाइट कैसे कर सकता है। इसका सबक तो इसे सिखाना पड़ेगा, इसका बदला जरूर लूंगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी लड़के से होती है। लड़का वहाँ पर खड़ा होता है तो उसे वहाँ पर अजीब सी स्मेल आती है। वो सूंघता और कहता है ये तो काफी अजीब सा टेस्ट है, ये किसकी स्मेल है। वहाँ पर उसे ग्राउंड के ऊपर एक बॉम्ब दिखाई देता है। वो कहता है ये तो एक डिस्ट्रॉयर ऑर्ब है, लेकिन ये तो इसकी ज्यादा इम्प्रूव वर्जन है। इसी के साथ ही वो बॉम्ब वहाँ पर फट जाता है। जैसे वो बॉम्ब फटता है वो लड़का वहीं पर मर जाता है और साथ ही वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हमारा जुंजी जहाँ से सीधा भागता वो गोइकी की डायरेक्शन में जा रहा है। उसे अपने पॉइंट्स हासिल करने हैं, उसे पॉइंट्स लेकर अपने आप को फर्स्ट रैंक के ऊपर लेकर आना है ताकि वो टेस्ट को पास कर सके। वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ जा रहा होता है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर वो गोइकी होता है। तो वो गोइकी के सामने एक लड़का होता है। वो उस लड़के को मार रहा होता है ताकि वो उसके ऑर्ब्स को भी ले सके। आगे बढ़ता है और उस लड़के की चेस्ट के ऊपर अपना पाँव रखता है और उसे कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हारे सारे पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। जबकि वो लड़का उसे कहता है यंग मास्टर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, आपको जानता हूँ और आप भी मुझे जानते हैं, मेरा नाम जू जूकुन है और मैं जीलिंग ग्राम से यहाँ पर आया हूँ। अगर आप यहाँ पर मेरी जान बख्श देती हैं तो मैं फ्यूचर में आपको इसके बदले में जरूर कुछ ना कुछ रिपे करूंगा। तो वो गोइकी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम मेरी नजर में सिर्फ एक छोटे से कीड़े मकोड़े हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जहाँ पर इतनी क्वालिफिकेशंस रखती हो कि तुम फ्यूचर में मुझे रिपे कर सको? अरे इतनी औकात नहीं है। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी गर्दन काट देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। क्योंकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, वो रियल में नहीं मरा बल्कि वापस टेस्ट को फेल करने के बाद उसी राम में चला गया जहाँ से इनको भेजा गया था। उसके पास से काफी सारे पॉइंट्स उसे मिल जाते हैं जो कि तकरीबन 21,000 होते हैं। वो की कहता है ये तो बिल्कुल बेकार निकला, सिर्फ और सिर्फ 20,000 पॉइंट्स ही मिले हैं और मुझे इसका शिकार करने का क्या फायदा हुआ। तब से महसूस होता है कि पीछे झाड़ियों में कोई है। वो उस तरफ देखता और कहता है कौन है वहाँ पर। तुम्हारा शुंजी वहाँ पर पीछे से निकलता है, जिसको वहाँ पर देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि एक और बकरा फंसा है, इसको मारकर और ज्यादा पॉइंट्स को हासिल करता हूँ। अपनी तलवार को निकालता और सामने की तरफ करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगा देता और कहता है तुम सभी कीड़े मकोड़े, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस तरह स्नीक अटैक करके मुझे हरा सकते हो और मेरे पॉइंट्स ले सकते हो? आज मैं तुम्हें यहाँ पर ये बात बताता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस्मत उसी की होती है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है और मेरे पास इस वक्त एब्सोल्यूट पावर है। और वो तलवार को घुमाते हुए जब सामने स्लैश लगाता है तो वो स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उस स्लैश की मदद से वो सामने बहुत सारे पेड़ों को काट देता है तो वहाँ पर काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ ही वो गोइकी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है तो मेरा काम हो गया, मैंने एक और बंदे को यहाँ पर मार दिया है। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं मरा, बल्कि उसे फिर से वही सेंस महसूस होती है जुंजी की। तो जुंजी पीछे खड़ा होता है, धुएं में से बाहर निकलता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए। वो गोइकी जुंजी की बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, जब से ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ है मैंने इससे अच्छा जोक पहले नहीं सुना। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? महाराज जुंजी से कहता है क्या ऐसी बात है? तुम्हें लगता है कि मैंने जहाँ पर तुम्हारे साथ कोई मजाक किया है, ये कोई जोक नहीं है। ये तो डिपेंड करता है क्या तुम मेरे अगले मूव को यहाँ पर ब्लॉक कर पाते हो या नहीं, क्योंकि मैं अब यहाँ पर अपनी चाल चलने वाला हूँ। अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है, तलवार के ऊपर एक बीड होता है जो कि एक शैडो स्टोन होता है जिसके अंदर से जो रिकॉर्डिंग चलनी है वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग वाले शैडो स्टोन को अपनी तलवार के ऊपर रखता है, ऊपर की तरफ उछालता है और साथ ही उसकी तरफ थ्रो कर देता है। जैसे वो उस शैडो स्टोन को उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो गोइकी उसको कैच कर लेता है और कहता है ये तो एक शैडो स्टोन है, तुमने मेरी तरफ एक शैडो स्टोन फेंका है, चलो देखते हैं कि यार तुमने इसके अंदर क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं भी तो देखूं कि इसके साथ तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे। ऐसे उसे अपने माथे के साथ लगाकर उसको एक्टिवेट करता है। इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शैडो स्टोन को वहीं पर अपने हाथ में मसल का तोड़ देता है और कहता है हमारे पास ये सारी की सारी पिक्चर्स और वीडियोस कहाँ से आई हैं, तुम यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाले हो, क्या लगता है कि तुम इस तरह मुझे डरा सकते हो? जुंजी उसे कहता है नहीं 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 यंग मास्टर, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर डराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस करूंगा। वो गोइकी उसे कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे इस बिजनेस के लिए राजी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये डील नहीं करूंगा तो फिर क्या? तो जुंजी उसे कहता है ये तो बहुत ज्यादा आसान है, अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम मना करते हो तो तुम्हारी रेपुटेशन जो कि आसपास की राम में फैली हुई है वो सारी की सारी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर ऐसा कहना ठीक रहेगा कि तुम्हारी इज्जत में और भी ज्यादा चार चांद लगने वाले हैं और तुम सभी की सभी 10 फ्लोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा मशहूर हो जाओगे इस नए कारनामे की वजह से, जब सभी लोगों को तुम्हारे जो वीडियोस मिलेंगी। जिसे कहता हाँ तुम इस ऑफर को रिफ्यूज भी कर सकते हो, लेकिन यार जरा सोच कर देखो, अगर तुम्हारे फादर को इस बारे में पता चल गया कि तुम अपनी आंटी के साथ क्या कर रहे थे तो क्या होगा?
क्योंकि तुम उनके इकलौते बेटे हो। मुझे पता है कि तुम्हें भी इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये बात सुनने के बाद वो गुइकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है कि उन लोगों के साथ क्या होता है कि जो लोग मुझे धमकी देने की कोशिश करते हैं। तुम मेरी इस बात को मानोगे कि तुम्हारे यहाँ पर मुझे धमकी देने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे जितने भी चाहने वाले हैं वो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। यहाँ तक कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी की पूरी राम को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तुम्हारा जुंजी से कहता है लगता है कि यंग मास्टर वो यहाँ पर मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो पीछे की तरफ मुड़ता है, जंप करते हुए वहाँ से चला जाता है उसे बाय बोलकर। वो गुइकी भी अब काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं क्या करूँ, इसे जाने से रोकना होगा। वो भी जल्दी से स्पीड से उठता है, उसके पीछे जाता है और कहता है जरा रुको, मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ पर कुछ निगोशिएट कर सकते हैं। जुंजी से कहता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ क्या निगोशिएट करने वाले हो। वो गुइकी से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ डील करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जुंजी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस वक्त इस हालत में हो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ कोई डील कर सको। तुम्हारी कंडीशन डील करने वाली नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ कोई बिजनेस करना है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो कहता है अच्छा ठीक है रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर उसकी बात को मानना पड़ेगा। वो गुइकी से कहता है लेकिन तुम्हें मेरे सामने ये वादा करना होगा कि तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे, सारी की सारी वीडियोस और तस्वीरों को भी डिलीट कर दोगे। तुम्हारा जुंजी से कहता है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी इस बात का वादा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे पर डिपेंड नहीं करता बल्कि तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ किस तरह का बिहेव करते हो। उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है। हमारा जुंजी से कहता है अगर हम दोनों की आपस में एक डील हो जाती है और उस डील के मुताबिक मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी यहाँ पर एक वादा करना होगा कि तुम मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आओगे। अगर हम लोग यहाँ पर दुश्मन बन जाते हैं तो मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा सारी की सारी राम्स में इस सारी खबर को फैलाने में। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम हमारी डील होने के बाद भी अच्छे रहते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। वो कोई की उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं इस बात के लिए एग्री करता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारी शर्त को मानने को तैयार हूँ। कोशिश की तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इतने पोलाइटली पेश नहीं आऊंगा, तो मैं तुम्हारी इन सारी फोटोज और सारी वीडियोस को रिलीज कर दूंगा। सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम किस तरह के इंसान हो और तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसी के साथ ही हमारा जुंजी वहाँ से गायब हो जाता है। जुंजी के वहाँ से गायब होने के बाद यहीं पर एक और सीन भी दिखाया जाता है। मुझे नहीं पता कि इस सीन का इस सबसे क्या ताल्लुक है और मैंने इस बंदे को पहले भी सीरीज में नहीं देखा हुआ। तो ये एक बंदा होता है जो कि अपने हाथ में एक बुक लेकर बुक स्टोर में खड़ा होता है। उसी वक्त उसके पास एक बंदा आता है और उसे आकर कुछ कहता है। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ता है, उस बुक को अपने हाथ में पकड़े होता है और आगे की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वो दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो आसमान की तरफ देखकर सोच रहा होता है पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं हुआ था कि वो यहाँ पर क्या कह रहा है या क्या सोच रहा है या फिर है कौन। नेक्स्ट एपिसोड में पता चले कि ये बंदा कौन है। यहीं से नेक्स्ट सीन में ब्रदर जी का भी दिखाया जाता है। ब्रदर जी जो कि प्लेनेट अर्थ से हमारे जुंजी का दोस्त बना था, वो भी हमारे जुंजी की मदद करने के लिए वो गुइकी को ढूंढने के लिए वहीं पर आसपास के एरिया में होता है। तो वो गुइकी को ढूंढने के लिए जंगल के पास खड़ा होता है, एक पेड़ के पास खड़े होकर वो अपने पास से स्क्रीन को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर बैटल जोन 9 में क्या चेंज हुआ है। तो बैटल जोन 9 में होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले अभी भी वो गुइकी होता है और उसके बाद 4th नंबर के ऊपर जुंजी होता है। ब्रदर जी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। जुंजी ने 1 घंटे में यहाँ पर इतने सारे ब्लड ड्रॉप्स को हासिल कर लिया है कि वो 4थी रैंकिंग पर पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि वो टॉप 10 में आ चुका है, उसे दूसरे लेवल में पहुंचने का मौका मिलेगा। फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है मेरा ब्रदर जुंजी ये तो वाकई में एक बहुत ही महान इंसान है और बहुत ही पावरफुल वॉरियर भी है। तो इसी के साथ ही उन्हें बेल के रिंग होने की आवाज आती है। उन्हें पता चलता है कि टाइम खत्म हो चुका है, उनके यहाँ पर टेस्ट का टाइम खत्म हो गया। वो गुइकी भी यहीं पर खड़ा होता है, जबकि हमारा जुंजी आसमान की तरफ देखता है और कहता है मास्टर मोली मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आने वाला हूँ, अब नेक्स्ट मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। इसी वक्त आसमान के ऊपर वही एल्डर दोबारा से अपीयर होते हैं जिस एल्डर ने इन सभी लोगों को यहाँ पर टेस्ट देने के लिए भेजा था और वही इनको गाइड कर रहे हैं। सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया, अब तुम सभी लोग यहाँ पर अपने गार्ड डाउन कर और रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पर कोई भी अटैक नहीं करेगा क्योंकि टेस्ट खत्म हो चुका है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पर इस यूनिवर्स में वर्चुअल वर्ल्ड है और यहाँ पर जो लॉ है वो तुम सभी लोगों में से उन लोगों को जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं उन सभी को वापस उनके राम्स में भेज देगा। तो वो सभी लोग जो कि पास हुए सिर्फ वही यहाँ पर रुकेंगे और बैटलफील्ड में से सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 रैंकिंग वाले लोग ही पास होंगे। इसका मतलब यह है कि 1000 में टॉप 10 के रैंकिंग में से पूरी 1000 बैटलफील्ड में से पूरे 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि नेक्स्ट लेवल में पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले कि तुम सभी लोगों को वापस तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जाए, यहाँ पर मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। पता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, तुम सभी लोगों ने इस बैटल से बहुत कुछ सीखा होगा, तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे से ग्रो अप करोगे और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे और दूसरे लोगों में कितना बड़ा डिफरेंस है। चाहता हूँ कि वापस जाने के बाद तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करना और अगले साल यहाँ पर आकर दोबारा ट्राई कर सकते हो। सभी लोग कहते हैं मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने यहाँ पर काफी कुछ सीखा है। ऐसे कुछ कह रहे होते हैं कि हमारे पास तो दोबारा यहाँ पर आने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि हर साल यहाँ पर मेरिट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो लोग टॉप 10 की रैंकिंग में वो तो मॉन्स्टर्स हैं। ये सभी लोग काफी ज्यादा उदास भी होते हैं, उनमें से काफी सारा मोटिवेटेड होते हैं कि वो लोग अगली बार यहाँ पर और भी ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। इसके साथ ही वो रेफॉर्मेशन एक्टिवेट होना स्टार्ट होती है और उन सभी के ऊपर रोशनी पड़ती है और उन सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट करना स्टार्ट किया जाता है। ब्रदर जी जो कि पेड़ के ऊपर ही खड़ा होता है, वहाँ पर उसके ऊपर भी लाइट पड़ती है। वो वहीं पर कहता है ब्रदर जुंजी गुड बाय, क्योंकि मैं तो अब अपनी दुनिया प्लेनेट अर्थ के ऊपर वापस
वापस जाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों दोबारा एक बार मिल सकेंगे। तुम्हें भी यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि तुम अपनी मास्टर मोली से मिल सको। के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। वो सभी बच्चे जो कि डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं वो सभी लोग गायब हो जाते हैं और उन सभी के गायब होने के बाद मास्टर उन सभी लोगों से कहते हैं, जैसा कि तुम सभी को शुरुआत में बताया गया था कि तुम्हारा जो टेस्ट है पूरी 1000 बैटलफील्ड्स के ऊपर हो रहा है और 1000 बैटलफील्ड में से सिर्फ 10 बच्चों को ही चूज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त हमारे पास पूरे 10,000 विनर्स हैं जो कि अब आगे बढ़ सकते हैं। तुम सभी 10,000 लोग आगे बढ़ोगे। सुनजी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि फाइनली मैं हीमनली यूनिवर्स में एंटर होने वाला हूँ। साथ ही मास्टरों से कहते हैं जरा रुको, सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक और बात भी है। तुम सभी लोगों को यहाँ पर इनाम में मिलेगा कि तुम सभी लोग हीमनली यूनिवर्स में एंटर हो सकते हो, लेकिन उसके लिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग चाहिए क्योंकि तुम लोग 10,000 हो। जैसे हम लोग यहाँ पर एक और लेवल रखने वाले हैं। तुम लोगों का एक सेकंड टेस्ट होगा। सेकंड टेस्ट में से सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चों को पास किया जाएगा, वही इस हीमनली यूनिवर्स में जा पाएंगे। हीमनली यूनिवर्स में जाकर उन सभी लोगों के पास जो क्वालिफिकेशंस होंगी कि वो लोग उस राम में जाकर पूरे 300 साल के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। 300 नहीं 3000 साल के लिए जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बकवास हो रही है, मुझे यहाँ पर दोबारा से कम्पीट करना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ पर एक और लेवल खेलना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये तो रूल्स के खिलाफ है। तो मास्टर उन सभी लोगों से कहते हैं तो मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि तुम सभी लोग इसको रेजिस्ट मत करना क्योंकि तुम सभी को बहुत ही जल्दी दूसरे बैटलफील्ड के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला है। तुम्हें वहाँ पर टेलीपोर्ट किया जाएगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें सर्वाइवल बैटल खेलना होगी। महाराज शुनजी कहता है तो इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग ही ऐसे होंगे जो कि नेक्स्ट राउंड में पहुंच पाएंगे। तो मुझे यहाँ पर 1000 लोगों में अपनी जगह बनानी होगी, लेकिन इस बार जितने भी हैं वो सारे के सारे पावर हाउसेज होने वाले हैं। साथ ही हमारा शुनजी भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो बाकी के सभी लोग जो कि बाहर वाली साइड पर होते हैं वो सभी लोग जो कि फेल हो गए हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। पहले से उनके लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। ये सभी लोग अपने चेहरे लटकाए वहाँ से बाहर निकलते हैं और कहते हैं जो तो बहुत ही बुरा हुआ। कहता है मैं तो बहुत ज्यादा करीब था टॉप 10 की रैंक में पहुंचने में, लेकिन क्या करूं वहाँ पर मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग थे। वैसे एक कहता है आज की ये वाली ट्रिप तो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार थी, मैं यहाँ पर अगली बार फिर से आऊंगा और दोबारा से यहाँ पर आकर ट्राई करूंगा। जबकि उनमें से एक कहता है मैं तो उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ कि जो लोग पास हो गए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगली बार यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी एज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अगली बार मुझे हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दूसरी जगह का सीन भी दिखाते हैं, उस जगह के ऊपर जहाँ पर इन सभी को टेलीपोर्ट किया जाता है। पास होने वाले 10,000 बच्चों को भी लोग 10,000 वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये एक दूसरी दुनिया होती है। सभी के सभी इस बार एक ही बैटलफील्ड के ऊपर टेलीपोर्ट किए गए हैं और इसी के साथ ही वहाँ पर उनके सामने एक बड़ा सा स्क्रॉल ओपन होता है और उन सभी को रूल्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। सभी लोगों को पिछली वाले में मॉन्स्टर्स के ऑब्स को इकट्ठा करना था, इसमें भी तुम्हें मॉन्स्टर्स के क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना है और तुम्हारे पास जो पहले वाले क्रिस्टल्स थे वो सारे तुम्हारे पास ही रहेंगे और उसी के साथ ही तुम आगे कंटिन्यू करोगे। पर भी दूसरे ओपोनेंट को मारकर तुम उनके 30% ऑब्स को ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन गुजारने हैं। 3 दिन गुजरने के बाद वैसे जिसके पास भी ज्यादा ऑब्स होंगे, जिसके पास ज्यादा क्रिस्टल्स होंगे, सिर्फ उनमें से 1000 लोगों को ही अगले राउंड तक पहुंचाया जाएगा, बाकी के सभी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। चलो ठीक है, तुम्हारा कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होता है। ऐसी कंपटीशन के स्टार्ट होने का कहा जाता है तो वहाँ पर एक वॉरियर को दिखाते हैं जो कि सामने दूसरे स्टोन के ऊपर खड़े एक वॉरियर की तरफ देखता है और कहता है जबकि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है तो क्यों ना मैं यहाँ पर इसकी शुरुआत करूँ। बंदा तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। चलो उसके पॉइंट्स को लेते हैं और वो उसके ऊपर अपनी फायर पाम के साथ अटैक कर देता है। फायर पाम का अटैक काफी पावरफुल होता है। वहाँ पर एक धमाका होता है, धुआं हो जाता है। उस धुएं के अंदर से वो मास्टर निकलता है क्योंकि वो भी एक पावरफुल वॉरियर है। पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे पास स्नीक अटैक करने की, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। जबकि हमारा शुनजी वहाँ पर साइड के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। शुनजी कहता है ये लोग तो यहाँ पर शुरू भी हो गए हैं। यहाँ पर जो एक ओपन चैलेंज बैटलफील्ड होने वाली है जहाँ पर 10,000 लोग हैं, उनमें से सिर्फ 1000 ही पास होने वाले हैं। तो यहाँ पर पास होने का एक ही नुस्खा है कि दूसरे को मरना होगा। और फिलहाल के लिए तो हमारा शुनजी वहाँ पर दूर खड़ा ये सब कुछ एंजॉय कर रहा है। बहुत ही जल्दी कोई उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए जरूर आएगा। हो सकता है कि वो गुई की ही क्यों ना हो। के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर जो 1000 लोग हैं वो टॉप क्वालिटी के जीनियसेस हैं। हमारा शुनजी उन सभी में सबसे ज्यादा वीक है। शुनजी यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा होता है। शुनजी कहता है मैं यहाँ पर क्या करूं। मेरे लिए इस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे ये सोचना होगा कि मुझे टॉप 1000 की रैंकिंग में कैसे पहुंचना है। कि इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे टॉप क्वालिटी के जीनियसेस हैं और मुझसे तो स्ट्रेंथ के मुकाबले वो सभी के सभी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं एक लोअर राम से यहाँ पर आया हूँ और मेरा लेवल भी काफी ज्यादा लो है। शुनजी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोच रहा होता है, फिर साथ ही उसे आइडिया आता है। वो कहता है मेरे साथ यहाँ पर पोजुन भी आया था। पोजुन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। फर्स्ट लेवल में उसने बहुत ही अच्छा किया था। वो टॉप 100 की रैंकिंग में आ चुका है। मैं यहाँ पर उससे फेवर ले लूँ। जब वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे पॉइंट्स को हासिल कर लेगा उसके बाद मैं पोजुन के पास जाऊंगा और उससे जाकर डरा धमका कर उसे कहूंगा कि मुझे भी अगली रैंकिंग में लेकर जाओ, मुझे भी टॉप 1000 की रैंकिंग में आना है ताकि मैं भी इस टेस्ट को पास कर सकूं। साथ ही वो सोचने के बाद कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी ठीक रहेगा क्योंकि पोजुन मेरा दोस्त है। मैं पोजुन के साथ यहाँ पर आया था। अगर मैं पोजुन के साथ ही ऐसा करता हूँ, मैं उसे धोखा देता हूँ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ऊपर से पोजुन भी एक ऐसा इंसान है जो कि कभी भी इस तरह का काम नहीं करेगा। वो एक बहुत ही ईमानदार इंसान है। शुनजी कहता है चलो फिर छोड़ो इस बात को, मैं यहाँ पर कुछ और सोच लेता हूँ
कि मुझे यहाँ पर और क्या करना होगा। वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। साथ ही उसे याद आता है जहाँ पर एक और बंदा भी तो है जिसको मैं जहाँ पर डरा धमका कर उसके पास से पॉइंट्स ले सकता हूँ। जुंजी कहता है तो जहाँ पर वो गुइकी भी तो है, चलो जल्दी से जाकर वो गुइकी को ढूंढते हैं, वो मेरे काफी ज्यादा काम आएगा। पिछले लेवल को भी उसी ने मुझे जिताया था, पिछले लेवल में उसने मुझे अपने ऑप्स दिए थे, तो इस लेवल में वो मुझे अपने पॉइंट्स दे सकता है। यहाँ पर फाइट्स चल रही होती हैं, वो सभी लोग जो कि एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं वो अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, पर वो गुइकी को भी दिखाते हैं। वो गुइकी के सामने 3 मास्टर्स होते हैं, वो तीनों मास्टर्स वो गुइकी को यहाँ पर घेर कर खड़े होते हैं। वो गुइकी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तीनों बेवकूफों को क्या लगता है कि तुम तीनों ने यहाँ पर मुझे घेर कर रखा हुआ है और मुझे पकड़ सकते हो। वो गुइकी उनके सामने से गायब हो जाता है, तो उनके सामने जो एक बुद्धा होता है वो कहता है अब वो कहाँ पर चला गया, वो तो यहाँ पर है ही नहीं है। पर वो गुइकी उसके पीछे वाली साइड पर जाता है और उसके सर के ऊपर टच करता है। वो पीछे घूमता है और कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। गुइकी उसे कहता है अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम सभी कीड़े मकोड़े यहाँ पर मुझे लूटने के लिए आए थे ताकि मेरे पास से तुम मेरे ऑब्स को ले सको। इसी के साथ ही वो उसके ऊपर पंजा मारता है, जिससे एक ही अटैक के साथ वो जो बुद्धा वाला कल्टीवेटर होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। उसके मरने के बाद बाकी के दोनों काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा डुई सैंग वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक से वो मारा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वाला भी कहता है ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और वो दोनों ही बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर से अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। तो वो गुइकी कहता है इन लोगों को क्या लगता है कि ये यहाँ पर मेरे पर अटैक करने की मकसद से आएंगे और उसके बाद यहाँ से आसानी से भाग कर जा सकते हैं। वो अपनी तलवार निकालता है और दोनों तरफ एक एक स्लैशेस लगाता है, उसकी स्लैशेस काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही कल्टीवेटर्स जो कि वहाँ से भाग कर जा रहे होते हैं वो दोनों ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और उन दोनों को मारने के बाद वो अपनी तलवार को वापस रख लेता है और अपने ऊपर काफी ज्यादा फख्र महसूस कर रहा था। जबकि उसी वक्त हमारा जाओ वहाँ पर पहुंच जाता है। शुंजी वहाँ पर आने के बाद तालियां बजाना शुरू कर देता है और उसे कहता है यंग मास्टर वो गुइकी तुम तो वाकई में तलवारबाजी में बहुत ज्यादा अच्छे हो। वो उसे कहता है ये तो तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारा शुंजी उसे कहता है ये तो एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि हम दोनों यहाँ पर दोबारा से मिल रहे हैं। गुइकी उसे कहता है अच्छा अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, फिर मैं यहाँ से चले जाता हूँ, मुझे इस तरह के कोइंसिडेंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे वो वहाँ से जाने लगता है तो हमारा शुंजी उसे कहता है जरा रुको, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ एक और डील नहीं करना चाहोगे, मुझे लगता है कि ये वाली डील तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। वो वहीं पर रुक जाता है, उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है शुंजी अब बस करो, बहुत हो गया, पहले तुम्हें एक मौका दिया था जब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास शैडो स्टोन है, उस शैडो स्टोन के बदले में तुम्हें वहाँ पर पॉइंट्स देकर इस लेवल में पहुंचा दिया, अब मुझसे क्या चाहते हो, मुझे तुम्हारे साथ और कोई भी डील नहीं करनी। माना जाऊँ अपने पास से शैडो स्टोन निकालता है और उसे कहता है यंग मास्टर वो गुइकी अब जरा आराम से बात तो सुनो, ये वाली डील बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, पहले जरा इस डील को देख तो लो, पहले देख तो लो कि मेरे पास तुम्हारे लिए है क्या, तुम इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, मेरा भरोसा करो। और वो अपने पास से शैडो स्टोन को उसकी तरफ फेंकता है। गुइकी भी उस शैडो स्टोन को कैच कर लेता है और उसे कहता है जल्दी से बताओ कि इसके अंदर क्या है। जाओ उसे कहता है जरा इसके अंदर जानकर तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर है क्या। वो गुइकी उसे कहता है तुम यहाँ पर मेरे साथ कोई दोबारा से चाल तो नहीं चल रहे। वो उसको अपने माथे के साथ लगाता है और उसके अंदर चेक करता है कि उसके अंदर क्या होता है। वो उसको चेक करता है तो उसके अंदर उसकी आंटी के साथ उसकी पिक्चर्स होती है। जब वो आंटी के साथ लिपटा पड़ा होता है, आंटी उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पर कोई आ गया किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा। आंटी उसे कहती है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है हमें देखने वाला, चलो यहीं पर करते हैं। आंटी उसे कहती है तुम बहुत ही बुरे लड़के हो। वो गुइकी उसे कहता है आंटी जरा रुको, अभी बुरे काम तो मुझे करने स्टार्ट करने हैं, अभी तो मैं करने लगा हूँ। साथ ही वहाँ पर किस करना स्टार्ट करता है। ये देखने के बाद वो गुइकी कहता है तुम्हारे पास ये सारी वीडियोस कहाँ से आई हैं, तुम फिर से यहाँ पर वही वीडियोस लेकर आ गए और मुझे यहाँ पर दोबारा से ब्लैकमेल करने वाले हो। शुंजी उसे कहता है तुम एक बहुत ही स्मार्ट इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को समझाने की जरूरत नहीं है कि इस बात का क्या मकसद है। शुंजी उसे कहता है आज से ठीक 3 दिन के बाद मैं यहीं पर इसी जगह के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब ये बैटलफील्ड क्लोज होने वाली होगी, बैटलफील्ड के क्लोज होने से पहले तुम्हें यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर करना बस इतना है कि मुझे टॉप 1000 की रैंकिंग में लेकर आना है। अगर तुम मुझे टॉप 1000 की रैंकिंग में ले आते हो तो ये सारी वीडियोस तुम्हारी हो जाएंगी और मैं दोबारा इसके बारे में भूल जाऊंगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर आते हो या नहीं आते। तो मुझे यहाँ पर दूसरों को डराने धमकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डरा धमका नहीं रहा, तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। और साथ ही उसे गुड बाय बोलने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है। फिर साथ ही उसे कहता है तो मिस्टर वू गुइकी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अगले 3 दिन में तुमने ज्यादा मेहनत नहीं की फिर हम दोनों ही अगले लेवल में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी पॉइंट्स को इकट्ठा करना है। तुम्हारे पास इतने पॉइंट्स होने चाहिए कि मैं भी टॉप 1000 की रैंक में आ सकूं। अपनी बात करने के बाद हमारा शुंजी वहाँ से चला जाता है। शुंजी के चले जाने के बाद मास्टर वो गुइकी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है शुंजी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, एक बार ये सब कुछ खत्म होने दो, उसके बाद देखना मैं तुम्हें जरूर अपने हाथों से मार डालूंगा। हमें कुछ और लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बहुत ही पावरफुल गार्ड्स को दिखाती हैं। सारे के सारे अपनी अपनी रैंक के मास्टर्स होते हैं और ये लोग यहाँ पर आए होते हैं। पर इस कंपटीशन को जिस मास्टर ने रखा था वो सभी लोग उस मास्टर के बुलाने पर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक मास्टर जिसका नाम शीटियान होता है वो खड़ा होता है, तो उसके पीछे एक और मास्टर आता है और उसे कहता है काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ कैंग शीटियान, तुम्हारी कल्टीवेशन तो बिल्कुल भी
नहीं बढ़ी, जहाँ पर तुमने छोड़ा था वहीं पर तुम्हारी कल्टीवेशन है। तुम्हारी करेज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम यहाँ पर अकेले चले आए हो, तुम यहाँ पर अकेले हो और तुम यहाँ पर से जिंदा वापस ना जा पाओ। क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं रहा? इन दोनों मास्टर्स के दरमियान में पहले से कोई झगड़ा चल रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर काफी सारी बातें कसते हैं। मास्टर कैंग शीटियान आके से हंसते हुए से जवाब देते हैं, मुझे इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरी हिम्मत कितनी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, तुम मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। वहीं पर एक और तीसरा मास्टर भी चला आता और कहता है, ये क्या तुम दोनों यहाँ पर आपस में झगड़े हो, तुम दोनों अभी भी यहाँ पर आए और तुम लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दी है। तो वहाँ पर एक और मास्टर भी चला आता है। वक्त वो बूढ़े मास्टर भी यहाँ पर अपीयर होते हैं, जो कि सारे के सारे मैच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो उन लोगों से कहते हैं, जरा रुको, तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड के ऊपर रखकर मेरी बात सुनो। तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसलिए इन्वाइट नहीं किया कि तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर दो। तुम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरी रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे से फाइट करना बंद कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट मसले के लिए तुम्हें बुलाया है। वो सभी लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं है, लेकिन कहते हैं चले ठीक है, हम लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर इस बात को इग्नोर कर देते हैं। वक्त आसमान के ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाया जाता है। वो सभी लोग कहते हैं आसमान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ड्रैगन एम्पायर के किंग भी आए हैं। तो ड्रैगन वहाँ पर आने के बाद कहता है ड्रैगन ऑफ द वेस्ट यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं। तो ये वेस्ट साइड की रामकार एक राम गॉड है। राम ऑफ गॉड में ये ड्रैगन मोनार्च ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, इसे राम ऑफ गॉड का बहुत ही पावरफुल एम्पर भी कहा जाता है। ड्रैगन गॉड वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से कहता है, तो मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पर अनइनवाइटेड चला आया हूँ, मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर तुम सभी को डिस्टर्ब कर दिया हो। मास्टर से कहता है, प्लीज यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल भी ना करें कि आपने हमें डिस्टर्ब किया है। ड्रैगन गॉड, आपके आने से मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हुई है और तुम्हें हम सभी से यहाँ पर अपोलोजाइज करने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही वो सभी लोग उसे जोर जोर से वेलकम कहते हैं। तो ड्रैगन गॉड उनसे कहते हैं, तुम सभी को यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर काम की बात करने के लिए आया हूँ। तो कैंग शीटियान उसे कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ड्रैगन मोनार्च, आपके यहाँ पर आने की क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रैगन क्वीन के साथ कुछ बुरा हुआ है? क्या ड्रैगन क्वीन ठीक है? तो ड्रैगन गॉड उसे कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर उस बुढ़े गार्ड से कहते हैं, ब्रदर इटर्नल हीवन गार्ड, अगर आप फ्री हुए तो आपके पास फ्री टाइम हुआ तो आप हमारे ड्रैगन गार्ड राम में आ सकते हैं, वहाँ पर आकर आप विजिट कर सकते हैं और मेरी वाइफ आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी। बुढ़ा एम्परर गार्ड उसे कहता है, तुमने तो यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा इज्जत दे दी। हाँ क्यों नहीं, मैं जब कभी फ्री टाइम हुआ तो मैं विजिट करने के लिए आऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है, लगता है कि तुम भी यहाँ पर हमारे इस मैच को देखने के लिए आए हो, ये कंपटीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन गार्ड उसे कहता है, हाँ मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आया हूँ, लेकिन आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मैं सिर्फ इस कंपटीशन को देखने के लिए नहीं आया। आप जल्दी से बताएं कि एम्परर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो वो बुढ़ा एम्परर उन लोगों से कहता है, जो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ अगर वो यहाँ पर हो गया तो ये बहुत ही बड़ी तबाही मचेगी, हमारा ईस्टर्न साइड पूरे का पूरा तबाह हो जाएगा। सिर्फ ईस्टर्न डिवाइन राम नहीं बल्कि वेस्टर्न डिवाइन राम भी यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में चली जाएगी, क्योंकि पहले ईस्टर्न आएगी उसके बाद वेस्टर्न की बारी आएगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया है। लेकिन गार्ड से कहते हैं, जरा हमें डिटेल में बताएं कि आप यहाँ पर किस रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो बुढ़ा एम्परर अपने साथ 3 एल्डर्स को बुलाता है। वो उनसे कहता है, मिस्टर मोजू, मिस्टर मोज एंड मिस्टर मोकी, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं सभी को ये बात एक्सप्लेन करके बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो तीनों एल्डर्स वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने एक वॉइड रॉम को ओपन करते हैं। जब उस वॉइड रॉम को ओपन करते हैं तो वहाँ पर उन्हें पूरी की पूरी गैलेक्सी दिखाई देती है। वो सभी लोग सामने की तरफ देख रहे होते हैं। उस गैलेक्सी के दूसरी तरफ उन्हें एक रेड कलर की रोशनी दिखाई देती है। रेड कलर की रोशनी के साथ उन्हें वहाँ पर काफी सारी रेड कलर के थंडरबोल्ट्स दिखाई देते हैं। वो लोग कहते हैं, ये क्या, ये है क्या चीज, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर से हमें बहुत ही पावरफुल ओमिनस ऑरा महसूस हो रहा है, यानी कि किसी डेविल का ऑरा है, कोई बहुत ही पावरफुल डेविल उसके पीछे है। वो तीनों मास्टर उनको यहाँ पर डिटेल्स बताने वाले हैं। उनमें से एक उनसे कहता है कि ये प्लेस जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जगह केओस के परे है। लोग इसे प्राइमल केओस का एज भी कह सकते हैं, यानी प्राइमल केओस का दहाना कह सकते हैं। कैंग शीटियान उन लोगों से कहते हैं, तुमने कहा कि ये प्राइमल केओस का एज है, तो फिर मुझे ये बताओ कि ये थंडरबोल्ट्स किस किस्म के हैं, ये थंडरबोल्ट्स कैसे हैं, ये हमें दिखाई क्यों दे रहे हैं। तो मास्टर मोन से कहते हैं, ये क्रैक है, प्राइमल केओस के अंदर क्रैक्स पड़ चुके हैं। ये बात सुनते ही उन लोगों को भी झटका लगता है। वो लोग कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, प्राइमल केओस की वॉल के अंदर क्रैक्स नहीं पड़ सकते। मास्टर मोन लोगों से कहते हैं, अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, वहाँ पर ना सिर्फ क्रैक्स हैं बल्कि वो क्रैक्स जब हमने पहली बार उनको वहाँ पर ढूंढा था, जब हमें पता चला कि वहाँ पर उस वॉल के अंदर क्रैक्स हैं, से लेकर अभी तक उन क्रैक्स का साइज डबल हो चुका है। इसका मतलब यह है कि वो क्रैक्स बड़े होते जा रहे हैं। हमने सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये अंदाजा लगाया कि वहाँ पर जो क्रैक्स पड़े हुए हैं, उस वॉल के ऊपर जो क्रैक्स हैं वो इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं है बल्कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। किसी न किसी ने वहाँ पर जाने के बाद पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर फोर्स डाली है, जिसकी वजह से वो क्रैक्स पड़े हैं। बुढ़े एम्परर आगे बढ़ते हैं और ड्रैगन एम्परर से कहते हैं, तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से याद होगी, आज से कई हजार साल पहले प्रिमोर्डियल स्वर्ड जो कि एंसेस्ट्रल पनिशमेंट स्वर्ड थी, इस वॉल के अंदर दंसाई गई थी ताकि वहाँ पर जो छोटा सा क्रैक था उसको फिल किया जा सके। वो तलवार बहुत सा पावरफुल थी। तलवार के उस वॉल के अंदर दंसाने की वजह से वहाँ पर जो क्रैक पड़ा था उसको सील कर दिया गया। लेकिन असल में उस तलवार के अंदर अभी भी उसकी डिवाइन पावर्स बाकी थी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि एंसेस्ट्रल
पंचर स्वर्ड का काम क्या है, वो एनर्जी को डिवावर कर सकती है। उस दीवार के अंदर उसको दंसाए जाने के बाद वो उसके अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर आसपास क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। ड्रैगन गार्ड उसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गैस कर रहे हैं, यानी कि तुक्का लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल है, ऐसा हो भी सकता है। के साथ वाले डिवाइन गार्ड उनसे कहते हैं, मुझे ये बताओ कि अगर वहाँ पर वो जो रेड मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, क्रैक्स बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, क्या उसकी दूसरी की तरफ से कोई चीज यहाँ पर आने वाली है। गार्ड उनसे कहते हैं, एंशिएंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक माया दुनिया के परे भी एक दुनिया है जिसको प्रीमोर्डियल वर्ल्ड कहा जाता है। प्रीमोर्डियल वर्ल्ड को एंडलेस डिजास्टर कहा गया है कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल क्रीचर्स रहते हैं, वो सारे के सारे इवल मॉन्स्टर्स हैं। वो दीवार टूट जाती है, वो क्रैक्स बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके अंदर से वो सारे एलियन मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो वो सारे के सारे इवल मॉन्स्टर्स यहाँ पर आकर तबाही मचा देंगे। मुझे लगता है कि वो इतने पावरफुल है कि हमारा ईस्टर्न डिवाइन रीजन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये सारे का सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से तो मैंने इस कंपटीशन को इस जगह के ऊपर रखा है। कंपटीशन के बहाने मैंने यहाँ पर तुम सभी को भी इनवाइट किया और साथ ही इस कंपटीशन के पास करने वाले बच्चों को यूज किया जाएगा, वो उन सभी को बताते हैं। इस कंपटीशन को यूज किया जहाँ पर पूरे 1000 बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड होंगे। उन सभी बच्चों के टेस्ट को पास करने के बाद उन सभी को हम लोग इटर्नल गार्ड राम में भेजेंगे, जहाँ पर जाने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकेंगे। जब वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर तैयार हो जाएंगे तो उस वक्त तक उस दीवार के अंदर जो क्रैक है वो बड़ा हो जाएगा और उस क्रैक के अंदर से वो सारे मॉन्स्टर जब बाहर निकलेंगे तो हमारे पास अपनी एक आर्मी होगी, इन सभी टैलेंटेड बच्चों की आर्मी, और इनके साथ मिलकर हम उन सभी को हरा पाएंगे। मैंने यहाँ पर ईस्टर्न गार्ड राम की तरफ से ये फैसला किया है कि हम लोग इस प्लान के मुताबिक अपने आप को बचा सकते हैं, हमें अपने आप को खुद ही बचाना पड़ेगा। तो एल्डर मोन लोग उसे कहते हैं, हमारे ईस्टर्न गार्ड एम्परर ने यहाँ पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने जो हो सकता था वो सब कुछ किया। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया, जहाँ तक कि कंपटीशन भी रखा और उस कंपटीशन के विनर्स को यहाँ पर सोल्जर्स के तौर पर यूज करने वाले हैं कि ये यहाँ पर हमें बचा सके। तो मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर इनकी मदद करना चाहिए, जितना हो सके हम इनकी मदद करेंगे। बाकी के जितने लोग भी वहाँ पर आए होते हैं, जिनको इन्वाइट किया गया था, वो सभी लोग कहते हैं हम लोग इस बड़े डिजास्टर से निपटने के लिए आपकी मदद करेंगे। लोग उन क्रैक्स को बंद करने में जो हो सके वो करने को तैयार है। आप हमें बताएं कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट सीन हमें कंपटीशन का दिखाया जाता है। तो हमारा जुंजी आराम से बैठा होता है और सामने की तरफ देख रहा होता है। जुंजी कहता है, लगता है कि टाइम हो चुका है। वो अपने पास स्क्रीन को ओपन करता है और कहता है, चलो देखते हैं कि उस वो गुइकी ने कितने ज्यादा पॉइंट्स को इकट्ठा किया है। तब वो देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, जी क्या, वो गुइकी ने तो बहुत सारे पॉइंट्स को हासिल कर लिया है, इसकी पावर्स तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिबल है। अब जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा, जाकर उसके पास से अपने पॉइंट्स को लेना होगा, क्योंकि उसने मेरा काम तो कर ही दिया है। एक बार वहाँ पर जाने के बाद मैं वो गुइकी को मार डालू, तो वो गुइकी को मारने के बाद मैं टॉप 1000 की रैंकिंग में तो आसानी से आ सकता हूँ और मैं सेकंड टेस्ट को पास कर लूंगा। तो हमारा जुंजी जल्दी से भागता वो गुइकी की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि वो गुइकी को भी दिखाते हैं। गुइकी काफी सारे लोगों को मारकर वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है, मैं तो इस वक्त नंबर 19 के ऊपर आ चुका हूँ, यानी कि मेरा रैंक काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छा है और काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसी वक्त हमारा जुंजी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, वो गुइकी मैं आ गया। तो गुइकी उसकी तरफ देखता है, समझ जाता है। वो उसे कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो, तुम्हें जो भी करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा दर्द नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम कर दिया है, तुम भी अपना काम जल्दी करो, निकलो। ये उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया और मैं इसको हमेशा याद रखूंगा, मैं इसको भूलूंगा नहीं। गुइकी साथ उसे धमकी देते हुए कहता है, यहाँ पर तुम्हें दोबारा से इस बारे में याद दिला रहा हूँ कि तुम में कचरे और हमेशा कचरे रहोगे। अगर तुम यहाँ पर टॉप 1000 की पोजीशन में पहुंचे हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से पहुंचने वाले हो। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, टॉप 1000 की पोजीशन में पहुंचने के बाद भी सभी लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इटर्नल डिवाइन राउंड में पहुंचने देंगे। वो तुम्हें सेकंड राउंड को पास करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा कम है और इतनी कल्टीवेशन लेवल के साथ तुम अकेले तो इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। उन्हें लगेगा तुम चीटिंग करके आए हो। नहीं कहता, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरा मसला है, इसे मैं खुद ही संभाल लूंगा। साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। पंच खाते हुए वो गुइकी उसे कहता है, मेरी बात को याद रखना, तुम्हारे पास बचे हुए जितने भी सबूत हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर फ्यूचर में दोबारा तुमने मुझे जरा भी धमकाने या डराने की कोशिश की, के बाद देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सारी की सारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली का कोई एक मेंबर भी जिंदा नहीं बचेगा। हमारा जुंजी वो गुइकी को जब पंच मारता है तो उसी पंच के साथ ही वो मर जाता है और उसके मरने के साथ उसकी सोल वहाँ से गायब हो जाती है। हमारे जुंजी को उसके सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। जुंजी अपनी विंडो में देखता है तो उसके पास उसके पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। जुंजी कहता है, तो अब तो मैं बड़ी आसानी के साथ टॉप 1000 की रैंकिंग में आ सकता हूँ और इस टेस्ट को पास कर सकता हूँ। अब बस मुझे यहाँ पर जाकर छुप कर बैठना है जब तक कि ये कंपटीशन एंड नहीं हो जाता। और हमारा जुंजी वहाँ से साइड के ऊपर भाग जाता है ताकि वो कहीं पर जाकर छुप सके। रैंकिंग में आ चुका है, लेकिन अपने पॉइंट्स को बचाने के लिए अब उसे छुपना पड़ेगा। तो वो भागता हुआ साइड के ऊपर जाकर छुप रहा होता है। तो वहीं पर उसे साइड के ऊपर से आवाज आती है। वहाँ पर दो लड़कियां होती हैं। छोटी लड़की तो आप पहले से देख चुके हैं, कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले वो लड़की इसके सोल सी के अंदर चली गई थी, जहाँ पर प्रिंसेस मोली ने उसे डराकर भगा दिया था। उसकी बड़ी सिस्टर उसे कह रही होती है, हमें आगे चढ़ना है और जाकर और ज्यादा ऑब्स को हासिल करना है, जबकि छोटी बहन उसे कहती है, सिस्टर बस भी करो, राउंड खत्म होने वाला है और हम लोग पहले यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को हासिल कर चुके हैं, इतने सारे स्पिरिट ऑब्स हमारे पास हैं तो सही, हमें और ज्यादा नहीं चाहिए। बड़ी बहन उसे कहती है, नहीं मुझे और ज्यादा चाहिए, तुम्हें पता है ना कि चुन जीली मेरे
कितने ज्यादा करीब है। अगर यहाँ पर उसने मुझसे ज्यादा लोगों को मारकर ज्यादा पॉइंट्स को हासिल कर लिया तो वो मुझसे आगे निकल जाएगी। मैं उसको बिल्कुल भी अपने से आगे निकलने नहीं दे सकती। उसकी बहन यहाँ पर नौटंकी करना स्टार्ट करती है और उसे कहती है तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनी हुई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें पीछे की तरफ रोक रही हूँ जबकि तुम कब की आगे निकल चुकी होती। वो उसे कहती है अब ऐसा तो मत करो, मेरी छोटी बहन हो, मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तो कर रही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। इसी वक्त छोटी बहन को महसूस होता है, वो पीछे की तरफ देखती है। जुनजी जल्दी से छुप जाता है, कहता है कहीं उस लड़की ने मुझे देख तो नहीं लिया। तो जुनजी कहता है नहीं उसने नहीं देखा। छोटी लड़की अपनी बड़ी बहन से कहती है अच्छा ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर किसी और को ढूंढते हैं। तो अपनी बहन को लेकर आगे बढ़ती है। वो पीछे की तरफ अपना हाथ घुमाते हुए उसे बाय बोलती है और कहती है ब्रदर जुनजी गुड लक। तुम्हारा जुनजी भी सोच रहा होता है इसने मुझे कैसे पहचान लिया, लगता है कि इसने मुझे महसूस कर लिया था कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ से नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस मॉली का भी दिखाया जाता है। हमारे जुनजी की मास्टर मॉली अपने रूम में शीशे के सामने खड़ी होती है। शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। तो वो अपने ही अक्स से कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। उसी वक्त दरवाजे के बाहर कोई आता है, दरवाजे पर नॉक करता है और उसे कहता है जैस्मीन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैस्मीन उसे कहती है नहीं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। कहता है जैस्मीन आप ऐसा तो मत कहो कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर तो हूँ ही, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। तो जैस्मीन दरवाजा खोलती है और सामने उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है जैस्मीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही भाई था और वो पहले ही मर चुका है, तुम मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम बार बार यहाँ पर आते रहे तो एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। इसका भाई उसे कहता है जैस्मीन तुम लगता है कि मजाक के मूड में, तुम बहुत ही अच्छा मजाक कर लेती हो। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि उसका भाई अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद छोटी मोली वहाँ पर पहुंच जाती है। छोटी मोली उसे कहती है ओल्डर सिस्टर मुझे तुमसे काम है। सिस्टर उसे कहती है अब तुम्हें मुझसे क्या काम हो सकता है, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। काइजी चलो जल्दी से बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। काइजी उसे कहती है सिस्टर मेरे साथ चलो, हम लोगों को परफॉर्म गार्ड कॉन्फ्रेंस रूम में जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर हम लोग कंपटीशन देखते हैं, वो खत्म होने वाला है, मेरे साथ वहाँ पर चलना है, हम लोग अरीना बैटल को जाकर देखने वाले हैं। तो प्रिंसेस जैस्मीन उसे कहती है काइजी मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है, मैंने समझ लो कि तुम्हें अपने हाथों में पाल पोस का बड़ा किया है, तुम यहाँ पर किसी बात को छुपा रही हो, लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर कुछ करने वाली हो लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती, आप बताओ कि तुम क्या प्लान कर रही हो। काइजी उसे कहती है बिग सिस्टर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस वहाँ पर जाकर कंपटीशन को देखना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो ना, तुम मेरे साथ वहाँ पर चलो। तो मोली उसे कहती है अगर तुमने मुझे यहाँ पर ये बात नहीं बताई कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। काइजी उसे कहती है हाँ मैं तुमसे एक बात छुपा रही हूँ लेकिन मैं वो तुम्हें बता नहीं सकती, वो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पर भरोसा करो और मेरे साथ चलो। मोली उसे कहती है काइजी अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ लेकिन मुझसे वादा करो कि दोबारा तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगी, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में फिर से फाइटिंग अरीना का दिखाया जाता है। फाइटिंग अरीना में टाइम के पूरे होने के बाद वो सभी बच्चों को टेलीपोर्ट करने के बाद वहाँ पर लाया जाएगा। वो सभी लोग बच्चे अब यहाँ पर तीसरे कंपटीशन में फाइट करने वाले हैं। सभी एल्डर्स और सभी गार्ड्स वहाँ पर आकर खड़े हो चुके होते हैं। वो स्पेशली बुड्ढा एम्परर जो कि सबको मैच को अनाउंस कर रहा है वो वहाँ पर कहता है तो हमारे जो सेकंड राउंड था वो भी पूरा होने वाला है, जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं टॉप 1000 वाले बच्चे वो सभी के सभी यहाँ पर लाए जाएंगे, उन सभी को बहुत ही जल्दी यहाँ पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। कैंग शीटियान उन लोगों से कहता है मुझे लगता है कि इन सभी बच्चों को ह्यूमनली चोजन बच्चे कहा जाए तो बिल्कुल भी ठीक रहेगा क्योंकि ये सभी बच्चों ने बहुत ही टफ ट्रायल को पास करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई भी यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट ना करे। इसके पीछे वाला जो एम्परर होता है वो भी यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। पता है ना कि इनमें से कुछ बच्चे इतने पावरफुल है कि उन सभी को देखकर किसी की पैंट में सुसु भी निकल जाएगी, अब तुम ऐसा मत कर देना। कैंग शीटियान भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं चलो देखते हैं कि किसकी पैंट में सुसु निकलती है। बुड्ढा एम्परर भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, फिर साथ ही वो रुक जाता है, साइड के ऊपर देखता है तो साइड के ऊपर से एक और बुड्ढी गार्डेस वहाँ पर पहुंच जाती है। वो उनसे कहती है कि इस बुड्ढी औरत को यहाँ पर मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से मैं यहाँ पर बिना परमिशन के चली आई हूँ, लगता है कहीं तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है, अब चाहे तो यहाँ पर मुझे डांट भी सकते हैं। एम्परर से कहते हैं नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी डांटूंगा नहीं क्योंकि तुम ब्राह्मा गार्डेस मोनार्च हो, हमारे जैसी महान औरत को मैं यहाँ पर आने से कैसे मना कर सकता हूँ, अब तुम आ गई हो तो चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। यहीं पर एक और गार्डेस को भी दिखाते हैं, वो अपने मास्टर के साथ वहाँ पर आती है तो वहाँ पर आने के बाद अपने आसपास देख रही होती है और कहती है यहाँ पर तो काफी सारे लोग आए हुए हैं। वहीं पर उसकी नजर ड्रैगन गार्ड के ऊपर भी पड़ती है, वो कहता है ये तो ड्रैगन मोनार्च है, लगता है ये भी यहाँ पर आया हुआ है, ये तो एक अनइनवाइटेड गेस्ट है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पीछे उसका जो मास्टर होता है वो उसे कहता है यंग मिस यहाँ पर ड्रैगन मोनार्च इसके साथ साथ काफी सारे और लोग भी आए हुए हैं, स्पेशली कैंग शीटियान और उसके साथ साउदर्न गार्ड रीजन के लोग भी हैं, उन सभी लोगों को वहाँ पर मिलने के लिए जाना चाहेंगे, उन सभी को रिस्पेक्ट देने के लिए। तो यंग मिस उसे कहती है नहीं सबकी जरूरत नहीं है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो कि मेरी रिस्पेक्ट के काबिल है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे रॉयल फादर है, इसके अलावा मैं किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब बस उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आना फायदेमंद रहे क्योंकि मैं यहाँ पर एक मकसद से आई हूँ। पीछे जो मास्टर होता है वो उसे कहता है ठीक है मिस मुझे आपकी बात की समझ आ गई, यंग लेडी आप तो ह्यूमंस की तरफ से ब्लेस्ड है और आपको यहाँ पर फल जरूर मिलेगा। ये वाली यंग मिस यहाँ पर किसी स्पेशल चीज को ढूंढने के लिए आई है जिसको 9 परफेक्ट परफॉर्म ब्रिज कहते हैं। वो कहती है चाहे वो यहाँ पर किसी अच्छी तरह से छुपा कर क्यों न रखा गया हो, अंकल जोई की नजर से वो नहीं बचकर जा सकता, वो इसे बड़ी आसानी से ढूंढ सकता। बुड्ढे एम्परर अपनी पावर्स को यूज
यूज करते हुए उन सभी बच्चों से कहते हैं तो तुम्हारा सेकंड प्रीलिमिनरी राउंड खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही वो रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो 1000 बच्चे जो कि अब वहाँ पर जिंदा बचे हैं वो सभी के सभी बच्चे आउट होने के बाद इस अरीना में आ जाएंगे और जिन लोगों के पास इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है जो कि 1000 की रैंकिंग से बाहर है उन सभी को वापस उनकी दुनिया में भेज दिया जाएगा। इस राम का सीन दिखाते हैं कि वो सभी बच्चे काफी हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों के ऊपर वो लाइट चमकती है, यानी कि वो सिर्फ वही लोग टेलीपोर्ट होने वाले हैं। वो लोग कहते हैं जहाँ पर हो क्या रहा है, क्या हम सभी लोग सेकंड राउंड को पास करने के बाद जाने वाले हैं। हमारी जुंजी की बॉडी के इर्द गिर्द काफी सारी लाइट होती है, यानी कि हमारा जुंजी भी टेलीपोर्ट होगा। हमारा जुंजी कहता है कि मैं टेलीपोर्ट होकर अपनी मास्टर जैस्मिन से मिलने के लिए जाने वाला हूँ। एम्परर लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग यंग जीनियस हो, तुम सभी लोगों ने जहाँ पर अपनी अहमियत को साबित किया है, तुम सभी लोगों ने टेस्ट को पास किया, अपनी स्ट्रेंथ को साबित किया और अब जहाँ पर तुम लोग तीसरे राउंड के लिए आगे भेजे जा रहे हो। तुम सभी लोगों को यहाँ पर ह्यूमन चोजन का टाइटल दिया जा रहा है कि तुम सभी लोगों को ह्यूमन की तरफ से सिलेक्ट किया गया है, तुम सभी लोग बहुत ही पावरफुल हो। इसी के साथ ही वो सभी लोग टेलीपोर्ट होने के बाद उस बड़े से अरीना के सेंटर में पहुंच जाते हैं और आसपास बहुत सारी जनता बैठी होती है। अब ये वाला जो तीसरा कंपटीशन है ये यहाँ पर होने वाला है सभी लोगों के सामने और वो सारे के सारे मार्शल गार्ड भी वहाँ पर उनके सामने खड़े हैं। तो वो बुड्ढा मास्टर उन लोगों से कहता है तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर बैटल गार्ड अरीना में वेलकम कहा जाता है, जहाँ पर तुम सभी लोगों की एक आखिरी बैटल होने वाली है। ये वाली बैटल एलिमिनेशन बैटल होगी और ये बहुत ही पावरफुल और ब्रूटल होने वाली है। ये तुम्हारा तीसरा राउंड होगा। तो जहाँ पर तुम सभी बच्चों को लाया गया है, तुम सभी जहाँ पर टोटल 1000 हो, तुम सभी 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 32 ऐसे लोग होंगे जो कि क्वालिफाइड होंगे चोजन बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए। लास्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऐसे बचेंगे। इन सारी फाइट्स को कंप्लीट करने के बाद सिर्फ 4 ऐसे बचेंगे जिनको सन ऑफ गार्ड्स का टाइटल दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही इटर्नल हीवन गार्ड में जाकर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। अपने साथ वाले एक बंदे से वो कहते हैं चू हुई, मैं चाहता हूँ कि इस बैटल के इंचार्ज तुम रहो, ये कंपटीशन तुम्हारा हुआ, जाओ जाकर इसको कंपटीशन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना, किसी को भी चीटिंग मत करने देना। तो जाओ इनसे कहता है ठीक है मास्टर मैं अभी जाता हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कंपटीशन बहुत ज्यादा फेयर एंड स्क्वेयर होने वाला है। इसके साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन ओपन होती है और उस स्क्रीन के ऊपर वो मास्टर कहते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इस राउंड को बिगिन करने से पहले उन सारे 1000 बच्चों के डिटेल्स के बारे में तुम लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे हीवन चूजन बच्चे हैं जिन लोगों ने पिछले दोनों टेस्टों को पास करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। वहाँ पर उस बड़ी होलोग्राफिक इमेजेस में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जा रही होती हैं। सभी लोग अपने अपने सेक्टर के लोगों को पहचान रहे होते हैं। वो एक में कहता है कि ये तो मो जाओ है, ये तो जाओ गैंग वर्ल्ड से है। वो कहते हैं ये तो लू जेंगजिन है, हीवन एब्सकोरिंग वर्ल्ड से है। तो वो सभी लोग अपने अपने लोगों को वहाँ पर पहचान रहे होते हैं। पर फायर गार्ड राम के जो एल्डर होते हैं वो अपने पोर्शन को पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो हमारा पोर्शन है। वो साथ ही रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं पोर्शन भी टॉप 1000 की रैंक में पहुंच गया है। जबकि दूसरी तरफ से स्नो सॉन्ग राम के जो एल्डर होते हैं ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो मास्टर हो, तुम्हारा डिसाइपल तो टॉप 1000 की रैंकिंग में पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी फायर गार्ड राम में कोर एम्परर आने वाला है और साथ ही तुम्हारी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। मास्टर हु सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इसके साथ ही ग्रेट एल्डर और साथ में मिस बिंगजुन वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। मिस बिंगजुन कहती है ये बहुत ज्यादा बुरा है, ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, ये तो ट्रेबुलेशन राम के फर्स्ट राम पर लेवल पर है। इस लेवल के साथ इसका इस टेस्ट को पास कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अगर किसी को पता चल गया कि ये चीटिंग करके यहाँ तक पहुंचा है तो इसके लिए ये बहुत ही बुरा हो जाएगा। प्रिंसेस भी वहीं पर खड़ी होती है। प्रिंसेस स्नो वहाँ पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है लेकिन उसने अभी तक जुंजी को नहीं देखा। यहाँ पर लू जेंग जिंग की तरफ देखती है और कहती है ये क्या लगता है कि इस बार की कंपटीशन में भी लू जेंग जिंग ही पहली पोजीशन के ऊपर आने वाला है। तो ये लड़का जो काफी मासूम सा दिखाई दे रहा है ये लू जेंग जिन है। 1000 की रैंकिंग में से दूसरे नंबर पर जो लड़की थी उसका नाम शुई जिंगजुई होता है। तो वो लोग कहते हैं यहाँ पर शुई जिंगजुई के पास भी एक चांस है, लगता है कि वो भी यहाँ पर कुछ कर सकती है। वो लोग कहते हैं शुई जिंगजुई के साथ एक छोटी लड़की है, वो कौन है? कि ये इसकी छोटी बहन है। वो लोग कहते हैं हमने इसके बारे में सुन रखा था लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। ड्रैगन कार्ड भी उस लड़की को देखकर कहते हैं मैंने इस लड़की के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसका मतलब यह है कि इस लड़की के बारे में जो कुछ भी सुना था वो वाकई में सच है। तो वो बूढ़ा एम्परर से कहता है क्या ड्रैगन मोनार्च ने भी इस लड़की के बारे में सुन रखा है, ये हमारे राम की एक बहुत ही पावरफुल लड़की है। ड्रैगन मोनार्च उसे कहते हैं हाँ मैंने इस टैलेंटेड लड़की के बारे में सुन रखा है, मुझे पता है कि ये कौन है, ब्राइट लाइट वर्ल्ड के किंग की बेटी है जो कि ईस्टर्न रीजन में रहता है। मैंने सुना है कि इसने सिर्फ और सिर्फ 7 साल की उम्र में अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था और इसके पास एक बहुत ही यूनिक स्पिरिट है। जब ये लड़की 13 साल की थी तब इसने डिवाइन ट्रेबुलेशन राम के फर्स्ट लेवल में कदम रखा था और उसके बाद ये बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डिवाइन एम्परर राम में थे उनको आसानी से हरा सकती थी। ड्रैगन मोनार्च मुझे लगा कि शायद ये कोई मजाक होगा कि इस तरह की एक छोटी सी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन आज इस लड़की को यहाँ पर देखकर लगता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो मैंने इस बात के ऊपर भरोसा नहीं किया। हमें बहुत ही अजीब अजीब से अजूबे भी हो सकते हैं। वो बूढ़े एम्परर से कहते हैं हाँ तुम तो ये बात सुनने के बाद अमेज हो रहे हो, लेकिन पिछले कई सालों में कई बार इस लड़की को अप्रोच कर चुका हूँ, मैं इसे अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ लेकिन हर बार ये मना कर देती है। ये लोग यहाँ पर रैंडमली उन पिक्चर्स को देख रहे होते हैं तो बूढ़ा एम्परर ड्रैगन मोनार्च से कह रहा होता है हालांकि बाकी के चारों जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, उनके पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ भी है, वो टॉप 4 की पोजीशन पर है लेकिन उनकी क्वालिटी इस लड़की की जितनी नहीं है।
और उनकी नजर हमारे जुंजी के ऊपर भी पड़ती है। वो कहते हैं अब ये बंदा कौन है। लेवल तो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के फर्स्ट लेवल पर है, फिर ये यहाँ पर इस टेस्ट में कैसे हो सकता है। बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस लड़के के पास जो स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ जिस सेकंड लेवल को पार करने के बाद यहाँ पर कैसे पहुंचा है, जिसने क्वालिफायर टेस्ट को कैसे पास कर लिया। कैंग शीटियान वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एक ऐसा लड़का जो कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के फर्स्ट लेवल पर है, सेकंड टेस्ट को भी पास कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। बूढ़े एम्परर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जुंजी को भी महसूस होता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं और वो छोटी लड़की भी हमारे जुंजी की तरफ ही देख रही होती है। वो जुंजी की तरफ देखकर कह रही होती है इन बेवकूफों को नहीं पता कि इनका पाला किससे पड़ा है। कि ये डिवाइन गार्ड कॉन्फ्रेंस यानी ये कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बाकी ये सभी लोग जो कि जनता बैठी होती है वो सभी लोग हमारे जुंजी का डेटा देखने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और साथ ही वो कहते हैं ये बंदा कौन है, ये तो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के फर्स्ट लेवल पर है, लो लेवल के साथ इसने टेस्ट को कैसे पास कर लिया, ये हीवन चोजन कैसे हो सकता है। लगता है कि इस लड़के ने कोई चीटिंग की है। आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े कंपटीशन के दौरान चीटिंग करने की, इसकी सजा से बहुत ही भारी बढ़ने वाली है। तो वो बॉय के बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उन सभी की बातें सुनने के बाद अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है ये कभी ना मुझे भी यहाँ पर मरवाएगा। अगर इसने मुझे बता दिया कि इसने मेरे साथ मिलकर ये डील की थी और मुझे मारने के बाद से इतने पॉइंट्स मिले हैं तो फिर मैं भी मरूंगा। इसी वक्त वो एल्डर जिसका नाम चू हुई था वो जल्दी से वहाँ पर अरीना के सेंटर में चला जाता है। अरीना के सेंटर में अपीयर होने के बाद वो हमारे जुंजी की तरफ इशारा करता है और कहता है लड़के चलो जल्दी से यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। हमारा जुंजी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे कहता है जल्दी से मुझे अपने नाम के बारे में बताओ और मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। हमारा जुंजी उसे कहता है कि मेरा नाम जुंजी है और मैं यहाँ पर लोअर राम से आया हूँ, मैं सोंग स्नो राम से यहाँ पर आया हूँ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। इस वक्त पोर्शन भी आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उसे कुछ कहने लगता है, बुलाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड का एंड हुआ था। वहाँ पर जाने के बाद हमारे जुंजी से कहता है लड़के तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के को यहाँ पर इन सभी लोगों में से नहीं होना चाहिए था। ये बात सुनने के बाद मो बिंगजुन जो कि उसकी मास्टर भी होती है और साथ ही उसकी मास्टर की सिस्टर भी है, उसकी ग्रैंड मास्टर की सिस्टर भी है, के साथ ग्रैंड एल्डर, वो भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और साथ ही फायर सेक्टर के लोग भी ये बात सुन के काफी हैरान होते हैं। मास्टर हु रूली कहते हैं ये लड़का काफी ज्यादा समझदार है लेकिन पता नहीं अब ये लड़का यहाँ पर कैसे फंस गया है। अचानक से क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया था, इसकी कल्टीवेशन इतनी लो है लेकिन फिर ये यहाँ पर कौन सी चीटिंग करके पहुंच आया है, लेकिन अब तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो यहीं पर मून गार्डेस को भी दिखाते हैं। इसका सामना पहले भी जुंजी के साथ हो चुका है। एक एपिसोड में आपने पहले भी से देखा था। मून फ्लावर जब मोली को वहाँ से लेने के लिए गई थी इसने हमारे जुंजी के ऊपर अटैक किया था और जुंजी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था। मून गार्डेस से देखते ही वहाँ पर काफी हैरान होती है। उसके साथ वाला बंदा उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो। मून गार्डेस उसे कहती है नहीं मैं तो बस इस बंदे के बारे में देखकर सोच रही हूँ, मुझे इसे देखकर कुछ याद आ गया। तो उसका दूसरा साथी उसे कहता है मैं तो यहाँ पर ये बात सोचकर हैरान हो रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पर इतना ज्यादा अनलकी इंसान कौन होगा जो कि तुम्हारे जैसे डेमोनेसिस से पर टारगेट हो रहा है। जिसको तुम देख रही हो वो तो बहुत ज्यादा अनलकी इंसान होगा। जबकि मून फ्लावर यहाँ पर सोच रही होती है मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये बंदा बच कैसे गया क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपने पॉइजन से अटैक किया था, मैं अपना एक पॉइजन का अंश वहाँ पर छोड़कर आ गई थी। एक्सिना में अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर चू हुई यानी वो बड़ा सा शैडो बंदा वो हमारे चार्ली से कहता है, सॉरी हमारे जुंजी से कहता है तुम यहाँ पर कैसे आए हो, मुझे बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो हमारा जुंजी वहाँ पर सोच रहा होता है अब जबकि सभी लोगों की नजर मेरे ऊपर है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर स्टैंड आउट हुआ और जैस्मिन यहाँ पर मुझे जरूर देखेगी, जैस्मिन यहाँ पर जरूर आई होगी। साथ ही वो सोच रहा होता है मोली क्या तुम मुझे देख रही हो, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे देख रही हो। यहीं पर हमें कुछ पावरफुल मास्टर्स को भी दिखाते हैं जो कि ऊपर होते हैं। लड़की कहती है ये मैच तो काफी ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। वो साथ वाले मास्टर से कहती है गूबो मुझे ये बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दिया। तो गूबो से कहते हैं नहीं मुझे यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखाई नहीं दिया। वो लड़की से कहती है फिर तो यहाँ पर कुछ भी मजा नहीं आ रहा, मुझे तो लगा था कि इन सभी बच्चों को यहाँ पर चूज किया जा रहा है तो ये सभी काफी ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड बच्चे होंगे लेकिन ये तो बेकार निकले। मास्टर गूबो से कहते हैं क्या तुमने भी सेंस किया कोई यहाँ पर इस तरफ आ रहा है और मुझे लगता है कि ये कोई आम सा बंदा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये तो हिमवली स्लॉटर गार्ड है और साथ हिमवली गार्ड ऑफ क्लैमिटी है, वो दोनों इसी तरफ आ रही हैं। तो वो लड़की उसे कहती है मास्टर गूबो मुझे लगता है कि तुम्हें और फूजियान को यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं यहीं पर रोकती हूँ। मास्टर गूबो उसे कहते हैं लेकिन मास्टर हिमवली गार्ड ऑफ स्लॉटर उसकी तो टेम्परेचर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितनी गुस्से वाली है, ऊपर से वो आपसे बहुत ज्यादा नफरत भी करती है। अगर वो यहाँ पर आ गई और उसने आपको देख लिया तो वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकती है। तो वो उसे कहती है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर छोटी मोली और हमारी बड़ी मोली यानी जैस्मिन वो दोनों उठती हुई इसी तरफ आ रही होती है। तो छोटी मोली उसे कहती है मैं जिस तरफ लेकर जा रही हूँ वहाँ तुम्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। तो वो दोनों बड़ी स्पीड से उठती हुई शील्ड के साथ आकर रुकती हैं और शील्ड के पार करते हुए अंदर आ जाती हैं। तो दोनों सरीना में उतरती हैं। तो बड़ी मोली उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आई हो, ये मत कहना कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेकार सा मैच देखने के लिए आए हो जहाँ पर कुछ बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं, मुझे इन बच्चों की फाइट देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो लिटिल मोली उसे कहती है बिग सिस्टर जरा देखो तो सही मैं तुम्हें यहाँ पर क्या दिखाने के लिए लेकर आई हूँ, जरा सामने की तरफ देखो। जैस्मिन जब सामने की तरफ देखते तो रहीना के सेंटर में उसे हमारा जुंजी दिखाई देता है और जुंजी को देखते उसे झटका लगता है। वो कहती है ये तो जुंजी है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका यहाँ पर क्या काम है, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो गार्ड्स की राह में
आ ही नहीं सकता, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मॉली से कहती है सिस्टर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम उसको देख रही हो? तो दूसरी तरफ मास्टर चू हमारे जुंची से कहते हैं जुंची क्या तुम्हें पता है कि मैंने बाकी सभी में से तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुम्हारा नाम क्यों लिया है? जुंची उसे कहता है इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर होना नहीं चाहिए। चू से कहता है जब तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो फिर तुम्हें यही पता होगा कि यहाँ पर होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे हो तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही कम सजा दूंगा। जुंजी से कहता है चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस बात को मान ही देता हूँ कि मैं जहाँ तक कैसे पहुंचा। ये बात सच है कि मैंने वहाँ पर किसी सीनियर का सहारा लिया था, उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स थे तो मैंने उसे मारकर उसके पास से वो पॉइंट्स ले लिए। मत पूछना कि मैंने उसे मारा कैसे था। लिटिल मॉली कहती है तो इसका मतलब ये इसी तरह से यहाँ पर पहुंचा है, ये वैसे भी इसी तरह पहुंच सकता था क्योंकि इसकी कल्टीवेशन कम है तो ये इतने पॉइंट्स हासिल नहीं कर सकता था। जैस्मीन उसे कहती है लिटिल मॉली क्या तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ इसलिए लेकर आई हो, क्या तुम इस लड़के को दिखाने के लिए मुझे लेकर आई हो? मॉली काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है हाँ सिस्टर मैं यहाँ पर तुम्हें इसी के लिए लेकर आई थी, मुझे लगा था कि तुम इस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। जैसे वो ये बात कर रही होती है तो मॉली गुस्से के साथ घूर कर देखती है। इसके साथ ही लिटिल मॉली बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया, इससे मैं यहाँ पर लेकर आई क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कि सिस्टर यहाँ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मुझे पता है कि सिस्टर इस बंदे को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, जब ये वापस आई तब से इसी का नाम ले रही थी। मास्टर चू से कहता है जुंची तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम इस तरह का घटिया तरीका यहाँ पर यूज भी कैसे कर सकते हो? हम लोग यहाँ पर उनके चोजन सन्स को ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर इतना घटिया तरीका कैसे यूज कर सकते हो? तुमने इस बारे में सोचा था कि इस डिवाइन सिलेक्शन टूर्नामेंट के दौरान अगर तुम इस तरह का तरीका इस्तेमाल करोगे और तुम पकड़े जाओगे तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम हमारी पूरी की पूरी डिवाइन राम के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते? बाकी सभी कंटेस्टेंट भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, इस लड़के ने इतनी बड़ी चीटिंग कैसे की? हम सभी लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या लगा था कि चीटिंग करके यहाँ तक पहुंच जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक और लड़का कहता है पता नहीं इस लड़के की मदद किसने की होगी, किसी न किसी पावरफुल बंदे ने तो इसकी मदद की होगी यहाँ तक पहुँचने में। तब हमारे जुंजी के साथी वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं तो मास्टर बिंगजान वहाँ पर उन लोगों से कहती है प्लीज सर हम लोगों को माफ कर दे। तो सभी डिवाइन एम्परर से कहती है कि हम सभी लोग यहाँ पर स्नो स्प्रिंग राम से यहाँ पर आए हैं, स्नो स्प्रिंग राम से हम लोग यहाँ पर आए हैं और जुंची मेरा डिसाइपल है। इस लड़के ने यहाँ पर चीटिंग किया है तो ये मेरे सेक्टर की नेग्लिजेंस है, हमें अपने सेक्टर की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, इसलिए प्लीज मेरे सेक्टर की तरफ से माफी दे दें, इसको आप ज्यादा सजा मत दें, इसको लाइटर सजा दें क्योंकि ज्यादा सजा हम लोग अपने सेक्टर में वापस जाने के बाद से देंगे, हम लोग इसे बहुत ही कड़ी सजा देंगे, आप यहाँ पर प्लीज इसको माफ कर दें, हमारा सेक्टर आपको एक्सप्लेनेशन भी देगा। मास्टर चूहू से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमारी ह्यूमनली राम को तुम्हारे जैसे एक लो लेवल के सेक्टर के एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी? हमें तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। साथ ही वो से कहते हैं ये मसला यहाँ पर तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, इस लड़के ने यहाँ पर चीटिंग की और तुम लोगों ने इसे यहाँ पर भेजा था, इसका मतलब यह कि तुम्हारी सॉन्ग स्नो राम भी इसमें बिल्कुल भी नहीं बचेगी, सभी लोगों को भी यहाँ पर सजा मिलेगी। ग्रेट एल्डर मो बिंगजान से कहते हैं मो बिंगजान यहाँ पर वो बताना होगा। बिंगजान उनसे कहती है सर प्लीज मेरी बात को मान ले, ये कोई आम सा डिसाइपल नहीं है, ये मेरा डिसाइपल तो है ही, साथ में ये हमारे सॉन्ग स्नो राम की मास्टर यानी कि हमारी पैट्रियार्च हमारी सेक्टर हेड उसका भी डिसाइपल है, उसका इकलौता और आखिरी डिसाइपल है। साथ ही वो अपना सर उनके सामने झुकाते हुए कहती है प्लीज अगर आप इस लड़के को यहाँ पर माफ कर देते हैं तो हमारा डिवाइन स्नो राम आपके सामने अपना सर झुकाएगा और हमेशा के लिए आपका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहेगा, इस लड़के को यहाँ पर माफ कर दें। क्योंकि सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है, स्नो राम के लीडर ने इस जैसे लड़के को अपना डायरेक्ट डिसाइपल कैसे चुन लिया, ये लड़का तो बहुत ज्यादा बेकार है। सभी लोग कहते हैं स्नो राम के उस प्रिंसेस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, वो आइस प्रिंसेस वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तब तो वो एम्परर राम में भी पहुंच चुकी है और इतनी पावरफुल होने के बावजूद उसने इस जैसे लड़के को अपना डायरेक्ट डिसाइपल कैसे चुन लिया? लड़का तो बहुत ज्यादा कमजोर है, आखिर उसने ऐसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल कैसे चूज किया है? इस लड़के ने ना सिर्फ यहाँ पर अपनी राम बल्कि अपनी मास्टर और साथ साथ अपने साथ के जितने भी राम के लोग हैं उन सभी लोगों के इंसल्ट करवा दी है। मास्टर चू हुई कहते हैं तो समझ नहीं आती कि सॉन्ग स्नो राम की मास्टर ने तुम्हें अपना डिसाइपल कैसे चूज कर लिया, लगता है कि वो अंधी है, उसे तुम्हें दिखाई नहीं दिए, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, फिर तुम्हें उसने अपना स्टूडेंट कैसे चूज कर लिया? चुंची उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, चलाकर उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे मास्टर के इंसल्ट करो, बस कौन सी क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे मास्टर के में इस तरह की बात कर सकते हो, मेरे मास्टर के इंसल्ट करना बंद करो। कि मो बिंगजान से कहती है चुंची प्लीज शांत रहो, इसके सामने बात मत करो। ग्रेट एल्डर कहते हैं अब तो इसे बिल्कुल भी नहीं बचेगा, इसने चू हुई के साथ बदतमीजी कर दी, अब तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एक और मास्टर है, शायद पिछली एपिसोड में मैंने इसका नाम बताया था, इसमें मुझे याद नहीं रहा। मास्टर भी कहते हैं ये वाला कंपटीशन तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसी लड़के को देखने के लिए तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। दूसरे मास्टर से कहते हैं ये लड़का इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और एक लो लेवल की राम से यहाँ पर आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी बदतमीजी के साथ बात कर रहा है, बहुत ज्यादा इग्नोरेंट और एरोगेंट है। अगर ये लड़का यहाँ पर इस कंपटीशन के दौरान नहीं होता और किसी और राम में होता तो अभी तक ये लड़का कई बार मर चुका होता किसी के भी हाथ से। तो मास्टर चू हुई से कहता है तुमने यहाँ पर एक बहुत ही घटिया क्राइम किया और उसके बाद तुम यहाँ पर इस बात को मान भी नहीं रहे, अपनी गलती करने के बाद उस गलती को ना मानना ये उससे भी बड़ी गलती है, ऊपर से तुम मेरे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी भी कर रहे हो। तो हमारा चुंची से कहता है लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर एक बात को इग्नोर कर रहे हो, वो बात ये थी सभी लोगों के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे डिवाइन स्काई पर्ल काउंट कर रहा था, डिवाइन स्काई पर्ल यहाँ पर उस सारे पॉइंट्स को काउंट कर रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर कौन सा गुनाह कर दिया क्योंकि मेरे पॉइंट्स उसने काउंट किया और उसके बाद मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। ये बात सुनते चू हुई भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बाकी के सभी बच्चे भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के की
हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर डिवाइन स्काई पर्ल के बारे में इस तरह की बात करने की। लगता है कि ये डिवाइन स्काई पर्ल के बारे में इस तरह की बात करेगा तो इसे यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। यहीं पर एक और लड़का जल्दी से जंप करते वहाँ पर आता है और उससे कहता है ऑनरेबल एक्सटर्मिनेटर, मुझे आपसे बात करनी है, आपकी इजाजत तो मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा। हम सभी लोग चोजन वंस हैं। सभी लोगों ने पूरी जिंदगी यहाँ पर लगा दी कल्टीवेट करते हुए। पूरी जिंदगी कल्टीवेट करने के बाद हम सभी लोग इस कंपटीशन में आए। बहुत ही कड़े राउंड्स के बाद हम सभी लोग यहाँ पर आखिरी राउंड तक पहुंचे हैं। सभी ने इतनी ज्यादा मेहनत की है। फील्ड के ऊपर बहुत सारे खतरों का सामने करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा इंसान है जिसने कोई भी मेहनत नहीं की, इसने चीटिंग की है। चीटिंग करने के बाद इतने पॉइंट्स लेकर यहाँ पर हम सभी लोगों के बीच में खड़ा है। इसकी कल्टीवेशन भी इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि हम सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और 2 लेवल्स को पार करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन इस लड़के ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। हमारा शुनची से कहता है मैंने यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया, मैंने तुम्हें रीजन भी बता दी, पर तुम फिर भी मुझे यहाँ पर जान से मारना चाहते हो तो फिर मार डालो क्योंकि तुम सभी लोगों में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर साथ ही हमारा शुनची से कहता है अगर मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन मेरे मास्टर की जो तुमने इंसल्ट की है वो इंसल्ट वापस ले लो, तुम मेरी मास्टर की इंसल्ट नहीं कर सकते। तुम्हारी मौली दूर खड़ी ये बातें सुन रही होती है, हल्का सा मुस्कुराती और कहती है ये बंदा तो अभी बिल्कुल भी नहीं बदला, जैसा जो पहले था बिल्कुल आज भी वैसे का वैसा ही है। तो लिटिल मौली वहाँ पर सोच रही होती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं, इस लड़के को यहाँ से कैसे निकाले। ये लड़का तो मास्टर के हाथों से मारा जाएगा। ब्रदर पोर्शन भी इसे देखकर काफी सा घबरा रहा था और कहता अब यहाँ पर क्या होने वाला है। वो ब्रदर शुनची से कह रहा था ब्रदर शुनची प्लीज वहाँ से निकलो, किसी न किसी तरीके से बच जाओ। तो मास्टर चूही वहाँ पर उन सभी बच्चों से कहते हैं तुम में से यहाँ पर एक और बंदा भी होगा जिसने इसकी मदद की है, तो चलो जल्दी से चुपचाप यहाँ पर बाहर निकल आओ, मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई और भी है। यहीं पर मास्टर वू को भी दिखाते हैं जो कि वो गुइकी के फादर होते हैं। वो बड़ी आराम से चाय पी रहे होते हैं और कहते हैं बाहर का जो टूर्नामेंट है ये टूर्नामेंट तो बहुत ज्यादा मजे का होता जा रहा है, मैं तो यहाँ पर इस शो को एंजॉय कर रहा हूँ। पता नहीं वो दूसरा बेवकूफ लड़का कौन होगा जिसने इस कमजोर लड़के को अपने सारे पॉइंट्स दे दिए। वहाँ पर उनका बेटा वहाँ पर बाहर निकल कर आता है और कहता है मास्टर वो दूसरा बंदा मैं हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे यहाँ पर फोर्स किया गया था, इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा मजबूर किया था। तो वो जो कि चाय पी रहे होते हैं वो सारी चाय उनके मुंह के ऊपर ही गिर जाती है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जो तो मेरा बेटा है, ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो गुइकी वहाँ पर उनसे माफी मांग रहा था, उनसे कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, इस लड़के ने जो कि विलन है इसने मुझे बहुत ज्यादा थ्रेटन किया था, इसने मुझे डराया धमकाया था, इसके पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे ये मुझे भी मार सकता था। मास्टर चूहे से कहते हैं लड़के तुम्हें किस तरह सजा देनी है मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा, तुम्हें बाद में सजा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इस लड़के के बारे में बात होगी। वो गुइकी उनसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर बहुत ही कम और लाइटर सजा दी है। तो मास्टर चूहे अपने पास एनर्जी से बनी एक तलवार निकाल लेते हैं और हमारे शुनची से कहते हैं शुनची मैं यहाँ पर तुमसे आखिरी बार पूछने वाला हूँ, ये बताओ क्या तुम अपने किए हुए गुनाह को मानने को तैयार हो या नहीं, क्या तुम अपने गुनाह को मानोगे। शुनची उसकी बात सुनने के बाद चुपचाप खड़ा होता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर कॉन्ग को दिखाते हैं। मास्टर कॉन्ग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इसका टूर्नामेंट तो काफी ज्यादा मजेदार और साथ ही बहुत ज्यादा रिडिकुलस भी है, क्योंकि वो मजेदार हमारे शुनची को कह रहे होते हैं और रिडिकुलस यहाँ पर एम्परर सेक्टर के लोगों को कह रहे होते हैं। तो वो एम्परर सेक्टर के और बुड्ढे मास्टर से कहते हैं तो लगा था कि तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ही स्पेशल हो, लगा था कि तुम्हारा वो सेलेस्टियल बीड यानी कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो वो इस दुनिया में एक अनपैरेलल सेक्रेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसे मात नहीं दी जा सकती और कोई भी उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। पर अब मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो बेकार है, यानी कि मास्टर तुमने जो तरीका यहाँ पर यूज किया था इस एग्जाम को करने का वो फेल हो चुका है। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कॉन्ग शेंटियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी हिमनली एम्परर डिवाइन पर्ल की बेइज्जती करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की बात कर सकते हो, तुम्हारी हिमनली डिवाइन राम के बारे में क्या समझते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें बुली कर सकते हो। मास्टर कॉन्ग शेंटियान से कहते हैं मैंने यहाँ पर तुम्हारी इंसल्ट की है, तुम तो यहाँ पर बस अपने आप से बातें बना रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी इंसल्ट नहीं की, मैं तो यहाँ पर हिमनली डिवाइन पर्ल के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम सभी लोग यहाँ पर हिमनली डिवाइन पर्ल की इंसल्ट कर रहे हो क्योंकि तुम सभी लोगों ने हिमनली डिवाइन पर्ल को उस सिस्टम को यूज किया था इन सभी बच्चों को मॉनिटर करने के लिए, लेकिन अब तुम उसी के खिलाफ यहाँ पर बात कर रहे हो कि इस लड़के ने चीटिंग की है। ये लड़का शुनची जिसने यहाँ पर 2 राउंड्स को पास किया, हिमनली पर्ल इन सभी को मॉनिटर कर रहा था, लेकिन इस लड़के ने दोनों राउंड्स को पार किया और उसके बाद अब यहाँ तक पहुंचा है जहाँ पर तुम सभी लोगों ने ये सारे रूल्स सेटअप किए थे। तो उस लड़के ने जितने भी रूल्स है वो सारे के सारे रूल्स फॉलो किए हैं, उसने किसी भी रूल को तोड़ा होता तो तुम्हें इस बारे में पता चल जाता कि उसने रूल्स को तोड़ा है। तो मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद आगे से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और खामोश भी होते हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि ये उसके बारे में बात क्यों कर रहा है। तो कॉन्ग शेंटियान उसे कहते हैं तो ये लड़का अब यहाँ पर फाइनल स्टेप तक पहुंच चुका है, ये फाइनल राउंड तक पहुंचा है जहाँ पर ये टॉप 1000 में पहुंचा है, लेकिन अब यहाँ पर जो इतनी मेहनत करने के बाद टॉप 1000 में पहुंचा है तुम इसे यहाँ से निकालने के बारे में बात कर रहे हो, क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर राइट पर्सन और यहाँ पर इसके साथ राइट इंसाफ कर रहे हो। मास्टर कॉन्ग शेंटियान जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हिमनली डान पैलेस के सभी लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तुम सभी लोग बस यहाँ पर ये चाहते हो कि सभी के ऊपर दबदबा बनाकर रखा जाए, तुम्हें यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट के पास होने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कॉन्ग शेंटियान अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो। मास्टर कॉन्ग शेंटियान उसे कहते हैं क्या हुआ, लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया, लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मैं यहाँ पर बस सच बोल रहा हूँ जो तुम्हें काफी ज्यादा कड़वा लग रहा है। तो बाकी के सभी लोग जो कि वहाँ पर मैच देखने के लिए आए होते हैं वो सभी लोग कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि यहाँ पर डिवाइन टूर्नामेंट के जो रूल्स थे वो यहाँ पर स्पेसिफाइड थे, इस लड़के ने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा, इस लड़के ने जहाँ पर जो कुछ भी किया है डिवाइन पर्ल के जरिए से पास होकर जहाँ तक पहुंचा, इस लड़के ने कुछ गलत तो नहीं किया, यहाँ पर हिमनली डिवाइन पर्ल ने कुछ गलती की है। तो बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इन हिमनली गॉड्स के पास अब ज्यादा कुछ और नहीं होता,
होगा जहाँ पर बात करने के लिए, क्योंकि हम जहाँ पर वो जुंची के ऊपर और ज्यादा इल्जाम नहीं लगा सकते। क्योंकि हमारा जुंची वहाँ पर सोच रहा होता है ये मास्टर कैंग शेंटियान ये यहाँ पर मेरी मदद क्यों कर रहा है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, फिर ये मेरी मदद क्यों करेगा। मास्टर कैंग शेंटियान वहाँ पर कहते हैं लोग यहाँ पर इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो कि इस लड़के ने अपनी मदद से यहाँ तक पहुंचा है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद पहुंचा है, चीटिंग में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये बात ठीक है कि इस लड़के ने यहाँ पर इस डिवाइन कंपटीशन के रूल्स को खराब किया, यानी कि यहाँ पर उसकी डाउ यानी एसेंस को गलत किया है, फिर भी इसने यहाँ पर हिमनली राम में कुछ भी किया उसके लिए सजा तो दी जा सकती है, लेकिन इस कंपटीशन से नहीं निकाला जा सकता। बुड्ढे एम्परर की बात सुनने के बाद कहते हैं ये तुम्हारी ईस्टर्न राम नहीं है तो कि तुम यहाँ पर आकर हमारे मसलों में इंटरफेयर कर सको, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। इसके साथ ही ड्रैगन एम्परर वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोग यहाँ पर आपस में इस तरह की बहस क्यों कर रहे हो, जबकि यहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल साफ है, तुम दोनों डिवाइन एम्परर्स हो, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। तो चलो फिर ठीक है, यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन एम्परर जो तुमसे कहने वाला है इसकी बात को ही सुन लो। मास्टर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ड्रैगन एम्परर तुम ही बताओ कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम भी एक महान एम्परर हो। तो ड्रैगन एम्परर लोगों से कहते हैं इस लड़के ने जो भी तरीके यूज किया वो बिल्कुल एबनॉर्मल थे। ये बात भी सच है कि ये हमारे डिवाइन मार्शल आर्ट्स राम के इस कंपटीशन के खिलाफ है। इस लड़के ने यहाँ पर चीटिंग किया, इसी वजह से लड़के ने यहाँ पर हमारी डिग्निटी को ठेस पहुंचाई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर रूल्स को नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई रूल था ही नहीं कि हम लोग इस कंपटीशन के दौरान चीटिंग कर सकते हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर इसके लिए इसको बेशर्म तो कहना चाहिए, लेकिन आपको इस कंपटीशन से इसको नहीं निकालना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप इस लड़के को सजा दें, इस लड़के को तीसरे राउंड में जाने की इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब जो नया लेवल आने वाला है यानी तीसरा राउंड आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इस लड़के को उस राउंड में भेज देते हैं। अगर ये लड़का करके यहाँ तक पहुंचा है तो मुझे नहीं लगता कि ये तीसरे राउंड में जिंदा बच पाएगा, ये तीसरे राउंड में मारा जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के ऊपर डिपेंड करेगा क्या वो तीसरे राउंड को पार करने के बाद बन सकता है या नहीं। और जब ये तीसरे राउंड को पास कर लेगा तो उस वक्त हम लोग हिमनली डिवाइन पर्ल से दोबारा इस बारे में बात करेंगे। बुड्ढा मास्टर से कहता है ठीक है तुमने जो भी बात की मुझे वो बात मंजूर है। तो बुड्ढा एम्परर से कहता है कि तुम दोनों एम्परर्स की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर जुंची को बिल्कुल भी ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, हमें उसे ठीक तरीके से हैंडल करना चाहिए था। मास्टर वहाँ पर ऊपर से खड़े खड़े कहते हैं तो ड्रैगन एम्परर की बात को मानते हुए हम लोग यहाँ पर जुंची को तीसरे राउंड में जाने की इजाजत देते हैं। जुंची यहाँ पर बाकी सभी लोगों के साथ तीसरे राउंड में जाएगा। सभी लोगों से कहते हैं जुंची ने यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरे तरीकों को यूज किया है, लेकिन उसने यहाँ पर रूल्स को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, इसी वजह से हिमनली डिवाइन बैटल ग्राउंड के ऊपर से नहीं निकाला जाएगा। तो चूहियों से कहते हैं ठीक है मास्टर मैं भी आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, और वो भी वहाँ से वापस की तरफ मुड़ता है और साथ ही उसे कहता है तुम दोनों वापस जा सकते हो, तुम दोनों इस कंपटीशन का हिस्सा हो। दोनों से कहते हैं मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो बुड्ढा मास्टर सभी लोगों से कहता है तो हम लोग बाकी की सभी बातों को साइड के ऊपर छोड़ देते हैं और यहाँ पर अपने सारे हीरोज को यहाँ पर गैदर करने के बाद हम सभी लोगों को इस डिवाइन टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में पहुंचाने वाला हूँ। यहाँ पर तुम्हारा तीसरा प्रीलिमिनरी राउंड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, साथ ही वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक और राम को क्रिएट करते हैं और उन सभी बच्चों को उस राम में पहुंचा देते हैं। शुंजी जब अपने सामने देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा टावर होता है और उस टावर के ऊपर बड़ी सी अरे फॉर्मेशन होती है और ये सारे के सारे बच्चे उस टावर के सामने खड़े होते हैं। तो चूहुई भी वहीं पर होते हैं। मास्टर चूहुई उन सभी लोगों से कहते हैं तो ये तुम्हारा तीसरा प्रीलिमिनरी राउंड होने वाला है, सभी लोगों को इस हिमनली डिवाइन टावर में टॉप तक जाना होगा। उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा मकसद यहाँ पर क्या होने वाला है। उनसे कहते हैं इस टावर के पूरे 300 फ्लोर्स हैं, फ्लोर के ऊपर बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स हैं जो तुमसे फाइट करेंगे। हर फ्लोर को पास करते हुए आखिर तक पहुंचना होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट हैं जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत सारे शैडोज भी हैं, सभी का मुकाबला करना होगा। रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है। रूल्स ये है कि तुम्हें किसी भी तरीके को यूज करते हुए तीसरे 300 वाले माले के ऊपर पहुंचना होगा। तुम वहाँ पर पहुंच जाते हो और पहले 32 लोगों में होते हो तो उसके बाद तुम लोग पास हो जाओगे, वरना बाकी के सभी लोग यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 32 लोग ही सबसे पहले 300वें माले के ऊपर पहुंच जाएंगे, वही पास होंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर कैंग शेंटियान उनसे कहते हैं जरा रुको, जरा रुको, यहाँ पर तुम्हें याद दिला दूं, क्या तुम यहाँ पर दोबारा से रूल्स को स्पेसिफाई नहीं करोगे, क्योंकि पिछली बार भी तुम लोगों ने बाद में यहाँ पर झगड़ा करना शुरू कर दिया था। तुम बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से रूल्स हैं। मास्टर कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से रूल्स के बारे में बता देता हूँ। वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं है, तो यहाँ पर चीटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग चीटिंग कर नहीं पाओगे, इसी वजह से मैं बस यहाँ पर 300वें माले के ऊपर पहुंचना है, लेकिन 32 लोग में पहुंचना होगा, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है। तो मास्टर चूही उन सभी लोगों से कहते हैं जैसे ये टेस्ट स्टार्ट होगा तुम सभी लोगों को इस टावर के अंदर भेजा जाएगा और इस टावर के अंदर तुम्हारी प्रोजेक्शन जाएगी, सभी लोग एक दूसरे से अलग हो गए और उसके बाद तुम सभी लोगों को आगे की तरफ बढ़ना होगा। साथ ही वो लोगों से कहते हैं, स्पेशली मैं जुंजी की तरफ देखकर कहते हैं तो इस वक्त तुम सभी लोग दूसरे की पावर को यूज करके इस टेस्ट को पास नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर चीटिंग नहीं कर पाओगे। साथ ही वो लोग उनसे कहते हैं तो हमारा तीसरा प्रीलिमिनरी राउंड यहाँ पर स्टार्ट होता है, चलो जाओ। एक्शन में बाहर का दिखाते हैं, जहाँ पर एक्शन में बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मिन छोटी मोली से कहती है काइस जी तुमने क्या किया, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस लड़के को दिखाने के लिए लेकर आई थे और रास्ते में पूरे तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि तुम इस लड़के के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। तो काइस जी से कहती है सिस्टर मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर उस लड़के को दिखाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम इस लड़के को जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। साथ ही वो बेचारी रोना शुरू कर देती है था। तो काइस जी अपनी सिस्टर से कहती है सिस्टर क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम उस बंदे को बहुत ज्यादा मिस करती हो, मैंने तुम्हें सोते हुए कई बार उसका नाम लेते हुए सुना है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी।
तो मोली उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि एक बार उस लड़के की बॉडी के अंदर जितने सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट्स यहाँ पर गॉड राम में किसी को पता चल गए तो यहाँ पर एम्परर राम के सभी लोग बहुत ज्यादा लालची हैं, वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसकी बॉडी के अंदर जो डेविल किंग की पावर्स हैं उसको लेने के लिए उसको मार भी सकते हैं। तो वो उसे कहती है, सिस्टर मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन प्लीज सिस्टर मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मोली काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो उसे कहती है, लिस्टर सिस्टर मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से अपने टेंपल में वापस चले जाओ, अपने दरवाजे को बंद करो, दरवाजे के पीछे बैठकर तुमने जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी जब तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना है। जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक वहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना, वहीं पर बैठी रहना। तो लिटिल मोली से कहती है, सिस्टर वो बंदा वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है, लेकिन वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैंने तुम्हारा नाम लिया था और उसके बाद मैंने उसे बहुत ज्यादा टीज किया, मैंने उसे इतना ज्यादा परेशान किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपनी जिम्मेदारी समझकर हर बार मेरी जान बचाई है। तो मोली से कहती है, मैं ये सारी बातें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से वापस चली जाओ और वापस जाकर दरवाजा बंद कर अंदर बैठकर इस बारे में सोचो जो मैंने तुमसे कहा है। तो लिटिल मोली से कहती है, ठीक है सिस्टर, और बड़ी स्पीड से उड़ती वहाँ से वापस चली जाती है। उसके वापस चले जाने के बाद हमारी मोली वहीं पर बैठकर काफी ज्यादा उदास होती है और जुनची का नाम ही पुकार रही होती है, जबकि वो एम्परर गॉडेस को भी दिखाते हैं, वो वहीं पर खड़ी होती है जो कि उसकी दुश्मन है। वो उसे कहती है, देखो तो सही, गॉड ऑफ स्लॉटर यहाँ पर काफी देर से बैठी और मैं भी यहाँ पर काफी देर से खड़ी हूँ, लेकिन इसने मुझे यहाँ तक देखा भी नहीं और मुझे सेंस भी नहीं किया, ये तो बहुत ज्यादा बदल गई है। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ से टावर का दिखाया जाता है। हमारा जुनची टेस्ट स्टार्ट होने के बाद टावर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर अंदर जाने के बाद वो कहता है, ये क्या ये इटर्नल स्काई टावर के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर मास्टर्स जो होते हैं वो बाहर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी वो सभी बच्चे जो होते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गए होते हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बहुत सारे मिस्टीरियस बीस्ट होते हैं। वो लोग कहते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बहुत सारे मिस्टीरियस बीस्ट हैं जो कि डिवाइन राम के फर्स्ट लेवल पर हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अब यहाँ पर अगले राउंड के ऊपर क्या आने वाला है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि इनमें से कौन यहाँ पर इस फर्स्ट लेवल को पार करके आगे पहुंचेगा। तो फायर सेक्टर के मास्टर हु रूली सोच रहे होते हैं, पता नहीं ये लड़का क्या सोच रहा है, ये लड़का यहाँ पर डिफीट क्यों नहीं मान लेता, यानी हार क्यों नहीं मान लेता और बाहर क्यों नहीं आ जाता। इस लड़के को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर चीटिंग नहीं कर पाएगा, इसे अपने बलबूते के ऊपर आखिर पर पहुंचना होगा और 300 फ्लोर्स को पार करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर उन सभी बच्चों को भी दिखाते हैं, ये सारे बच्चे जो कि टॉप लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि ये सभी लोग पिछले राउंड में टॉप के ऊपर आए थे। ये सभी लोग वहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हुए ये सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े और पावरफुल होते हैं, जबकि हमारा शुंची भी वहीं पर होता है। हमारा शुंची उन सारे मॉन्स्टर्स की तरफ देख रहा होता है और उन सभी को फाइट करते हुए देख रहा होता है। हमारा शुंची कहता है, मैं यहाँ पर तो हार नहीं सकता, मुझे जल्दी से जल्दी एंड तक पहुंचना है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि मोली वहाँ पर खड़ी थी। मोली ने मुझे वहाँ पर नहीं देखा, काश मोली वहाँ पर आती और मैं यहीं पर इस मैच को खत्म कर देता, लेकिन अब मुझे इस टेस्ट को भी पास करना होगा ताकि मैं एंड तक पहुंच सकूं और मोली से मिल सकूं। तो हमारा शुंची कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इस इटर्नल गॉड राम में सभी लोग मेरा नाम जान जाएं, सभी लोगों को पता चले कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो कि चीटर है, बल्कि मैं यहाँ पर इन सभी के सामने अपना नाम रोशन करूंगा, सभी को पता चलेगा कि शुंची भी है। तो हमारा शुंची कहता है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट लेवल की डिवाइन ट्रायबुलेशन में पहुंच सकता हूँ। डिवाइन ट्रायबुलेशन में पहुंचने के बाद मैं गॉड बन सकता हूँ मिस्टीरियस गॉड कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर इस टावर को पार करना होगा। हमारा शुंची वहाँ पर फैसला कर लेता है कि उसे यहाँ पर इस टेस्ट को भी पास करना है। तीसरे राउंड को पास करने के बाद वो आगे बढ़ेगा। वो वहाँ पर आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है, मेरा नाम यहाँ पर इंटरनल गॉड राम में सबसे ज्यादा महान हो जाएगा, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे ही नाम लेंगे इस टेस्ट के बाद। बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो हमारे शुंची के पास एक स्टेल्थ टेक्निक होती है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। वहाँ पर यंग मास्टर चैंग शेंग के बारे में भी दिखाया जा रहा था। वो सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। यंग मास्टर चैंग शेंग जिन उन सभी लोगों को लगता है कि जो पहले नंबर पर आएगा वो भी 4 इटर्नल गॉड सन्स में से एक होता है। इसके अलावा जुन ज़ेली जो कि तीसरे नंबर पर गॉड सन्स में से एक होती है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सभी लोग वहाँ पर चैंग शेंग की तारीफें कर रहे होते हैं कि वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसके पास जो स्वर्ड स्किल्स हैं वो भी काफी ज्यादा कमाल के, जहाँ तक कि उसकी कल्टीवेशन, उसकी डाव वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जी साथ ही में से एक लड़का कहता है, जरा वहाँ पर देखो, उस लड़के जुंजी की तरफ देखो। हमारा जुंजी जब आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। वो सभी लोग कहते हैं, क्या हुआ, वो लड़का अचानक से गायब कहाँ पर हो गया, वो लड़का हमें कहीं पर भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वो कहाँ पर चला गया है। वो सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं, वो लड़का हमें दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर के बाद उन्हें वहाँ पर प्रोजेक्शन दिखाई देती है कि वो लड़का वहाँ पर फ्लोर्स की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। बुड्ढा मास्टर जो कि सारे के सारे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो भी कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि इस लड़के की स्पीड इतनी तेज कैसे है। जबकि उसके साथ जो एम्परर गॉड राम की मास्टर खड़ी होती है, वो उसे कहती है, मुझे तो उस लड़के की ब्रेथ भी फील नहीं हो रही, मुझे महसूस नहीं हो रहा कि वो लड़का कहाँ की तरफ जा रहा है। तो मास्टर कैंग शेंगटियान भी कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का वहाँ पर किसी स्टाइल टेक्निक को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ ड्रैगन एम्परर की तरफ दिखाते हैं। ड्रैगन एम्परर सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि हमने इस लड़के को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। असल में यह लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो वाकई में टेस्ट को पास करके यहाँ तक पहुंचा है। बुड्ढा एम्परर ड्रैगन एम्परर से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारे पास एक अल्टीमेट स्टेट है जिसको ब्राह्मा एम्परर्स की हॉगवांग ब्राह्मा शैडो टेक्निक कहा जाता है। वो एक बहुत ही पावरफुल शैडो टेक्निक है जिसके यूज करने के बाद तुम लोग ऐसे गायब हो जाते हो जबकि तुम्हारा कोई ट्रेस भी दिखाई नहीं देता। ड्रैगन एम्परर से कहता है, लेकिन अगर ये वाकई में वही वाली टेक्निक है तो ये वाली टेक्निक तो 9000 साल पहले खत्म हो चुकी थी। 9000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स इसको यूज कर सकते थे, लेकिन अब किसी को भी इसके बारे में नहीं पता और कोई
कोई भी इसको जानता नहीं है। यहाँ पर उनका अपना भी एक मेंबर होता है जिसका नाम जिंग होता है। तो वो लोग कहते हैं हमारे जिंग गियर के अलावा यहाँ पर एक और बंदा भी है जो कि इस तरह की स्पेशल टेक्निक का यूज कर सकता है, जो तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं क्या वाकई में ये लड़का उस स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है। मिस्टर मो बिंगजान उसे कहते हैं हाँ वाकई में ये लड़का उसी टेक्निक को यूज कर रहा है। इस टेक्निक को ब्रोकन क्लाउड्स एंड शैडोज कहा जाता है। इस एक्टर मास्टर मेरी सिस्टर वो भी इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाई, लेकिन इस लड़के ने वाकई में इसको अल्टीमेट स्टेट तक मास्टर कर लिया है। नेक्स्ट सीन हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर 100 फ्लोर के ऊपर दिखाया जाता है कि एक बहुत ही पावरफुल लाइन होता है जो कि फायर से बना होता है, जो कि 100 फ्लोर के ऊपर होता है, 100वें फ्लोर के ऊपर। देखने वाले कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के की प्रोजेक्शन में 100 फ्लोर के ऊपर दिखाई दी है, क्या ये लड़का 100 फ्लोर के ऊपर पहुंच चुका है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन जो होता है 150 फ्लोर का सिखाया जाता है जहाँ पर एक और पावरफुल मास्टर होता है, यानी कि वो पावरफुल बीस्ट होता है, वो उसको भी पार करके आगे पहुंच जाता है। फिर लेवल 200 के ऊपर एक बड़ा सा टाइगर होता है, उसके बाद लेवल 250 के ऊपर एक बड़ा सा किलेन होता है, 250 लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद हमारा लिंजुई 300 फ्लोर के ऊपर पहुंच जाता है। 300 फ्लोर के ऊपर पहुंचने के बाद वो पोर्टल को पार करते हुए दूसरी तरफ निकलता है। हमारा चैनल दूसरी तरफ निकलता है तो मास्टर चूही वहाँ पर पहले से खड़ा होता है। तुम्हारा शुंची वहाँ पर निकलने के बाद से कहता है तो मैं यहाँ पर पहले नंबर पर आया हूँ। तो मास्टर चूही उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर पहले नंबर पर आए हो। तो बाकी के सभी लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का पहले नंबर पे ऊपर कैसे आ गया, पिछली बार तो इसे यहाँ पर चीटिंग करने पर निकाला जा रहा था। सभी लोग अब यहाँ पर ये सोच रहे थे कहीं इस लड़की ने दोबारा यहाँ पर कोई चीटिंग तो नहीं की, अब ये यहाँ पर पहले नंबर पर कैसे आ सकता है, क्योंकि इस टेस्ट में चीटिंग करना तो अलाउ नहीं था और ना ही चीटिंग कर सकता था। जबकि दूसरी तरफ मास्टर कॉन्ग शैंटियन हंस रहे होते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास जो मैजिकल स्किल थे कंसीलमेंट के वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इस लड़के ने पूरे के पूरे 300 फ्लोर्स के ऊपर उस कंसीलमेंट स्किल को यूज किया और वहाँ पर सारे स्किल पार करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को पार करते हुए ये 300 फ्लोर के ऊपर पहले नंबर पर पहुंच आया है। लड़के ने वाकई में यहाँ पर मेरी आंखें खोल दी, इसने ना तो यहाँ पर चीटिंग की है और ना ही यहाँ पर मॉन्स्टर्स का सामना किया, लेकिन फिर भी ये पहले नंबर पर आ गया। मास्टर कैंग शेंटिगन कहते हैं ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि ये लड़का हमारी टेरिटरी से नहीं है, ये ईस्टर्न गार्ड टेरिटरी से। अगर ये मेरी नॉर्दर्न टेरिटरी से होता तो मैं इस लड़के को अपना पर्सनल डिसाइपल बना लेता, लेकिन अभी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तुम्हारी मास्टर के पास से तुम्हें छीन लूं। दूसरी तरफ मास्टर चूहिया शुंची से कहते हैं सॉन्ग स्नो राम के शुंची तुमने यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लिया है, तुमने टेस्ट को पास किया वो भी पहले नंबर पर, लेकिन तुम यहाँ पर से अभी फिलहाल के लिए जा नहीं सकते जब तक कि ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद जब 32 लोग यहाँ पर पूरे हो जाएंगे तुम सभी लोगों को 4th राउंड में भेजा जाएगा। मैं शुंची वहाँ पर सोच रहा था जबकि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो चुका हूँ तो मुझे लगता है कि जैस्मिन भी मुझे जरूर देखेगी। उसके बाद एक और लड़का निकलता है और कहता है ये क्या, ये लड़का यहाँ पर पहले क्यों निकल आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के ने गिव अप कर दिया है, ये मुझसे पहले यहाँ पर कैसे पहुंच गया है। उसी तरह जब चैंग शेंग वहाँ से बाहर निकलता है, जिसे लगा था कि वो पहले नंबर पर आया था, वो कहता है इस बार तो मैं सबसे पहले नंबर पर ही आया हूँ, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है चूहुई से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम दूसरे नंबर पर आए हो। वो चूहुई से कहता है मास्टर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर नंबर 1 के ऊपर कौन आया, क्या मुझे बताएंगे कौन सा यंग मास्टर नंबर 1 पर आया है। तो मास्टर चूहियों से कहते हैं युनची सॉन्ग स्नो राम से पहले नंबर पर आया है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर बाकी के सभी लोग भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, एक एक करके वहाँ पर बाकी के सभी लोग भी आ रहे होते हैं। जब तक कि यहाँ पर पूरे 32 हो नहीं जाते तब तक ये सभी लोग वहाँ से निकलते रहेंगे। तो मास्टर चूहियन सभी लोगों से कहते हैं तो यहाँ पर 32 लोग पूरे हो चुके हैं, पूरे 32 लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बाकी के सभी लोग जो हार चुके हैं उन सभी लोगों को डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर प्रूव किया है, तुम सभी लोग अब वापस जा सकते हो। उसके बाद मास्टर चूहिया कहते हैं तो चलो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी रैंकिंग्स को अनाउंस करने वाला हूँ। जहाँ पर जाहिर सी बात है वो सबसे पहले सॉन्ग स्नो राम के हमारे जुंची के बारे में बात करते हैं कि जुंची जहाँ पर पहले नंबर पर आया है। उसके बाद वहाँ पर जो 32 नंबर के ऊपर वो बंदे को अनाउंस करते हैं उसका नाम वी हेट होता है। वी हेट 2 आवर्स में जहाँ पर पहुंचा होता है और उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ओरा निकल रहा होता है। तो हमारा जुंची उसकी तरफ देखता है और कहता है इसकी बॉडी के अंदर से इतना अजीब सा ओरा क्यों निकल रहा है और ये बहुत ही पावरफुल लग रहा है। यहीं पर हमारे पोर्शन को भी दिखाते हैं तो पोर्शन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। पोर्शन भी 32 लोगों में होता है। शैंग चैंग दूसरे नंबर पर होता है, जी जुनली तीसरे नंबर पर होती है और जुन सीली वहाँ पर सोच रही होती है मुझे लगता है कि पहली प्लेस तो लू चैंग शेंग की होगी, तो दूसरे नंबर पर कौन है जबकि मैं तीसरे नंबर पर आ गई हूँ। मास्टर चूहुई यहाँ पर उल्टी रैंकिंग्स बता रहे होते हैं, इसी वजह से जुन जीली वहाँ पर ये सोच रही होती है क्योंकि वो पहले नंबर तीसरे नंबर वाले बंदे का नाम अनाउंस करते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लू चैंग शेंग का नाम अनाउंस करते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर पहले नंबर का नाम अनाउंस करने वाले हैं। तो जुन जीली वहाँ पर यही सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर लू चैंग शेंग दूसरे नंबर पर आया तो पहले नंबर पर कौन होगा। तो जैसे वो वहाँ पर कहता है कि पहले नंबर पर जुनची आया तो ये सभी लोग बात सुनने का बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। पोर्शन भी पहले नंबर पर बात सुनने के बाद हैरान होता है कि ये पहले नंबर पर कैसे आ गया, क्योंकि सभी लोग भी यही कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पहले नंबर पर कैसे हो सकता है, ये तो पिछली बार आप इसको चीटिंग के इल्जाम में बाहर निकालने वाले होने के बाद हमारा जुंची पहले नंबर के ऊपर आता है। तो जब वो रिजल्ट को अनाउंस करते हैं एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का उसे कहता है लॉर्ड चूहुई ये कैसे हो सकता है, इस लड़के की कल्टिवेशन बेस बहुत ज्यादा लो है और ये लड़का बाकी सभी से काफी सा कमजोर है और ये ऊपर से चीटर भी है, तो आप इसको यहाँ पर रैंक नंबर 1 के ऊपर कैसे कह सकते हैं, ये फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर कैसे आ सकता है, इस तरह का एक लड़का पहले नंबर के ऊपर कैसे आ सकता है। लॉर्ड चूहुई मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है। तो लॉर्ड चूहुई से कहता है चुपचाप साइड
के ऊपर हट जाओ। इस लड़के ने हालांकि यहाँ पर काफी बार चीटिंग की है और जहाँ पर इसने तुम्हारे जैसे रूल्स को फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा भी नहीं है। अगर इसने यहाँ पर विक्ट्री हासिल किया तो इसका मतलब यह है कि इसने विक्ट्री हासिल किया है, ये पहले नंबर के ऊपर है। यानी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझसे इस बारे में सवाल पूछने की। चलो जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ, अगर तुम यहाँ पर से फेल नहीं होना चाहते तो वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ठीक है सर चूही, मैं पीछे हट जाता हूँ। और वो पीछे हट जाता है। तुम्हारे शुंची की अपनी मास्टर यानी कि स्नो क्वीन वो भी वहीं पर खड़ी होती है और कहती है इस लड़के के पास और कोई रास्ता भी नहीं था इस टेक्निक को यूज करने के बिना, क्योंकि वो स्पेशल लड़की जो कि हमारे रिंजुई के दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश की थी वो भी कहती है ये लड़का काफी ज्यादा स्पेशल है। तो लॉर्ड चूही उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग फिलहाल के लिए रेस्ट करने के लिए जाओगे, क्योंकि कल हम लोग यहाँ पर अपनी फाइनल बैटल को स्टार्ट करेंगे। फाइनल बैटल जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही यहाँ पर चोजन सन्स होंगे, वही 4 लोग यहाँ पर गॉड सन्स बनेंगे। सभी लोग कल बैटल करोगे, तुम 32 लोगों में बैटल होने वाली है। नेक्स्ट सीन में इनके डॉर्म रूम्स का दिखाया जाता है। डॉर्म रूम में हमारे शुंची को दिखाते हैं। शुंची के पास मो बिंगजुन आती है। मो बिंगजुन उसके पास आती है और उसे आकर कहती है क्या तुम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसको देखने के लिए कर रहे हो? क्या तुम मोली को देखने के लिए सब कुछ कर रहे हो? तुम्हारा जुंजी उसे कहता हाँ मुझे सब कुछ उसी को देखने के लिए कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि जब मैं इटर्नल स्काई राम में पहुंचूंगा तब मैं उसे देख पाऊंगा, लेकिन वो तो इस कंपटीशन को देखने के लिए आई ही नहीं। इसी वजह से अब मुझे आगे वाले राउंड्स को भी पार करना होगा। हो सकता है कि कल वाले राउंड में मैं निकल जाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कल वो नहीं आई तो फिर मैं यहाँ पर वापस चला जाऊंगा। तो मास्टर मो बिंग उसे कहती है क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि क्या वो तुम्हें देखना ही ना चाहती हो? क्या वो ऐसा भी हो सकता है? जुंजी उसे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जितना मैं उसको देखना चाहता हूँ मास्टर मोली भी मुझे उतना ही ज्यादा देखना चाहती है। हम दोनों की फीलिंग्स एक जैसी हैं। ये अलग बात है कि वो जाहिर नहीं करती। वो उसे कहती है मुझे अपनी विश को पूरा करने के लिए अपनी मास्टर से भी माफी मांगना पड़ी तो मैं अपनी मास्टर से माफी मांग लूंगा, यानी कि मास्टर स्नो क्वीन से माफी मांग लूंगा। तो नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन जहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो लॉर्ड चूही उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो, तो तुम सभी लोगों के दरमियान में जो कंपटीशन अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। हर साल की तरह इस बार भी बैटल ऑफ गॉड में जहाँ पर तुम सभी लोगों को डबल एलिमिनेशन सिस्टम में जाना पड़ेगा। तुम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करोगे ताकि तुम में से एक हार नहीं जाता और जो हारेगा वो लूजर ग्रुप में जाएगा, जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बैटल होती है वो पोजुन के दरमियान में होती है और साथ ही एक दूसरा लड़का होता है जिसका नाम लू चैंग जून होता है। दोनों में जो पहली बैटल होने वाली है तो जो दूसरी साइड के ऊपर लड़का होता है लू चैंग जान वो उसे कहता है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तुम्हारे जैसा एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक मिडिल गैलेक्सी से ताल्लुक रखने वाला लड़का यहाँ तक पहुंच चुका है। लेकिन अफसोस की बात तो यह कि अब तुम इस राउंड से आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम यहीं पर खत्म होने वाले हो। तुम्हारा पोजुन उसे कहता है तुम्हें इस बात से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इस बात से ये तो नहीं बदलेगा कि तुम यहाँ पर जीत जाओगे। चलो देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको हराने वाला है। दूसरा लड़का उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारा पोजुन उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, चलो देखते हैं। के साथ ही पोजुन वहाँ पर अपनी फायर पावर्स को रिलीज करता है। उसकी फायर पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो अपनी फायर को यूज करते हुए सामने की तरफ एक फायर बॉल रिलीज करता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके सामने से जो दूसरा लड़का होता है वो उसे कहता है तो ये तो एक छोटी सी ट्रिक है, तुम्हें क्या लगा था कि इस ट्रिक के साथ मुझे हरा पाओगे? वो भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए इसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है, उसके फायर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करके खड़ा होता है, उसको अभी भी ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही उस लड़के को काफी ज्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पर पोजुन अपनी पावर्स को बढ़ाता है। जैसे वो अपनी पावर्स को बढ़ाता है इसी के साथ ही वो तीनों टेक्निक्स को सेम टाइम के ऊपर यूज कर देता है। जब वो तीनों सेम टेक्निक को यूज करता है अपनी फायर को और ज्यादा इंक्रीज करता है। तो लड़का जो कि इसके सामने उसको ब्लॉक कर रहा था वो भी उसको ब्लॉक नहीं कर पाता, उसको भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है उसको ब्लॉक करने में। इसी के साथ ही वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ ही नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है। ग्राउंड के टूटने के बाद दिखाते हैं वहाँ पर धुआं हटने के बाद दिखाते हैं कि वो लड़का ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, वो लड़का हार चुका होता है। मास्टर चूही यहाँ पर सभी लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर किसने कंपटीशन को जीता है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर पोजुन ने अपने ओपोनेंट को हरा दिया, पोजुन ने अपने ओपोनेंट को हरा दिया, इसी वजह से पोजुन अब आगे जाएगा जबकि दूसरा लड़का लूजर ग्रुप में जाएगा, यानी कि जहाँ से बाहर हो जाएगा। सभी देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं कि एक लोअर राम से आए हुए लड़के ने एक हायर राम के लड़के को बड़ी आसानी से हरा दिया। तो उसके बाद मास्टर चूही उन सभी लोगों से कहते हैं तो दूसरी बैटल की बारी है। दूसरी बैटल जो होती है वो हमारे जुंची की होती है। जुंची और दूसरी साइड के ऊपर भी एक और लड़का होता है जिसके साथ उसकी बैटल होने वाली है। बाकी के सभी लोगों को भी यहाँ पर जुंची की बैटल देखने का इंतजार होता है। वो सभी लोग कहते हैं तो एट लास्ट यहाँ पर जुंची की फाइट होने वाली है, वो भी एक लड़के के साथ जिसका नाम लू चैंग है। जुंची वहाँ पर बैटल अरीना में आता है और आते के साथ ही उनसे कहता है यहाँ पर तुम सभी को ये सब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पहले से गिव अप करता हूँ, मैं फाइट नहीं करूंगा। जुंची वहाँ पर ये बात करता है कि वो फाइट नहीं करेगा तो वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये तो अच्छा हुआ, जबकि मास्टर कैंग शेंटियान कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का इसने गेम शुरू होने से पहले यहाँ पर गिव अप कर दिया, इसका मतलब यह है कि इस लड़के के पास अब कोई भी स्किल नहीं बचा। ये लड़का फाइटिंग एबिलिटी में बहुत ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से ये यहाँ पर फाइट नहीं कर पाया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने ऐसा किया क्यों। दूसरे एम्परर से कहते हैं तुमने इस लड़के से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी। मैं भी इस बार तुमसे इस एग्री करता हूँ कि तुमने इस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। ड्रैगन एम्परर भी उनसे कहता है मुझे लगता है कि इस लड़का पास यही तक बेस्ट कर सकता था, इसके पास जो भी ट्रिक्स थी वो सारी खत्म हो चुकी है और जहाँ पर रियल कॉम्बैट में ये कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ से हमारे जुंजी के सामने जो उसका ओपोनेंट होता है वो भी उसे कहता है सिर्फ और सिर्फ एक लूजर ही फाइट शुरू होने से पहले गिव अप करता है। अगर तुम वाकई में एक मर्द हो तो आओ मेरे साथ फाइट करो, उसके बाद तुम यहाँ पर सरेंडर करना। लेकिन हमारा
हमारा जुंजी चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था, उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। मास्टर चूहुई वहाँ पर रिजल्ट्स को अनाउंस कर देते हैं। मास्टर चूहुई कहते हैं तो जुंजी ने जहाँ पर इस बैटल को गिव अप कर दिया। इसका मतलब यह है कि वो हार चुका है और जहाँ पर लू चेंग हान इस फाइट को जीत चुका है। उसके बाद तीसरी बैटल की बारी आती है। उसके बाद जो तीसरी फाइट होती है वो लड़का जो कि 32 नंबर पे आया था वी हेट, और उसके बाद दूसरा उसके साथ जो फाइटिंग करने के लिए लड़का होता है उसका नाम ली जियांगमिंग होता है। दोनों में जो फाइट होने वाली है तो हमारे जुंजी को उस लड़के को देखकर महसूस हुआ था कि इसकी बॉडी से काफी ज्यादा अनयूजुअल ऑरा निकल रहा है जो कि इवल स्पिरिट की तरह है। तो हेट के सामने जो लड़का होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो उसे कहता है चलो मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ, चलो देखते हैं कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो या नहीं, क्योंकि तुम मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे, तुम्हारी पावर्स मुझसे कम है। तलवार निकालता है और उसके सामने उसे कहता है चलो जल्दी से हार मान जाओ क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर पाओगे। जबकि सामने जो लड़का होता है वी हेट वो वहाँ पर कुछ मंत्र बोलना शुरू करता है, वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। तो वहाँ पर कुछ इवल स्पिरिट्स की पावर्स को यूज करने के लिए एनर्जी को बारो करने की कोशिश कर रहा होता है और इन दोनों लड़कों में पहले से भी कोई झगड़ा चल रहा होता है। दूसरी तरफ जो मास्टर्स ऊपर देख रहे होते हैं वो सभी लोग कहते हैं जहाँ पर तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अलग है, ये लड़का काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। इस लड़के को देखकर लगता है कि इसका लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है। पर इस लड़के की तरफ देखो तो इस लड़के की पूरी बॉडी पट्टियों में बंधी हुई है। ऐसा लगता है कि इस लड़के को तरह से तोड़ा गया है, जैसे कि ये पूरी तरह से जख्मी है। तो वी हेट जब वहाँ पर किसी मंत्र को बोलता है तो उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके सामने जियांगमिंग होता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी पावर्स पहले से इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जबकि हमारा जुंजी भी वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है। बंदे को देखकर ऐसा महसूस होता है जहाँ पर किसी इवल पावर्स को यूज कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ से वी हेट उस लड़के से कहता है आज मैं यहाँ पर इस बात का बदला लेने वाला हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी, तुमने हमारे पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया था, अब मैं यहाँ पर तुमसे इस बात का बदला लूंगा। तो वक्त आ चुका है जब यहाँ पर मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ। तो बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, ये एक इवल मॉन्स्टर है, इसके अंदर से तो इवल एनर्जी निकल रही है। तो वी हेट उसे कहता है जियांगमिंग से कहता है क्या तुम्हें कोई फैमिली याद है, क्या तुम्हें अभी भी वो फैमिली याद है जिसको तुम लोगों ने एक्सटर्मिनेट कर दिया था, आज से 13 साल पहले तुमने पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं उस फैमिली से हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे इस बात का बदला लेने वाला हूँ। तो जियांगमिंग आगे से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बंदा वी हेट यहाँ पर बदला लेने के लिए आया होता है, वो उसे कहता है मुझे आज भी वो सब कुछ याद है, तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला, तुमने मेरी बीवी को मार डाला, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, तुमसे बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पर एक डीमन ही क्यों ना बनना पड़े, मैं फिर भी बनूंगा जैसा कि मैं बन चुका हूँ, आज मैं यहाँ पर तुमसे इस बात का बदला लूंगा। तो वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तो आज मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ हेल में लेकर जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ ही मरोगे। वो अपनी इवल पावर्स को रिलीज करता है। जबकि दूसरी तरफ जेम्स जियांगमिंग काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। वो बुढ़ा मास्टर भी कहता है ये हो क्या रहा है, ये बंदा तो एक प्योर इवल है। तो मास्टर चूहुई से कहता है जल्दी से जाओ, जाकर इस कमीने को मार डालो, इसको यहाँ से हटाओ। तो मास्टर चूहुई से कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ। जबकि दूसरी तरफ से वी हेट अभी भी उस जियांगमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वी हेट के ऊपर अटैक करता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो दूसरी तरफ से मास्टर चूहुई उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो उसे रोक सके। हेट का हाथ जाकर जियांगमिंग के ऊपर लगता है और साथ ही अभी भी वो किसी मंदिर को बोल रहा होता है। मास्टर चूहुई जब तक वहाँ पर पहुंचते हैं तब तक वो अटैक हो चुका होता है, वो बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, वहाँ से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। मास्टर चूहुई कहते हैं लगता है कि मुझे देर होगी, मैं जहाँ पर पहुंचने में लेट हो गया हूँ। उस लड़के ने जहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए जियांगमिंग के ऊपर अटैक कर दिया है। बाकी के सभी लोग वहाँ पर पावर्स को महसूस करते हुए कहते हैं ये तो वाकई में डिमोनिक एनर्जी है, ये बंदा जो भी था ये एक डीमन था। जैसा कि इन डेविल्स के बारे में बताया जाता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा फियर्स हैं, ये तो वाकई में बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तुम्हारा जुंजी भी यहाँ पर शायद इसको जानता होता है, वो तो कहता है ये तो यावान जुआन की है, मुझे नहीं पता कि यावान जुआन की कौन है, जबकि हमारा जुंजी इसको जानता है। तो बुड्ढा एम्पर भी कहता है क्या वाकई में इस तरह का भी कोई डीमन हो सकता है, ये तो नॉर्दर्न टेरिटरी से, ऐसे तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसकी तो पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया गया था और इसको तो यहाँ पर इसकी बॉडी को भी यहाँ पर एशेज में चेंज हो जाना चाहिए था क्योंकि हमने सभी लोगों को मार दिया था। बुड्ढा मास्टर चूहुई से कहता है मैं नहीं चाहता कि इस बंदे का नाम हमारी गॉड कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े, कंपटीशन के साथ जुड़े, इसने यहाँ पर जितने भी अचीवमेंट्स को हासिल किया वो सभी की सभी कैंसिल की जाती हैं, इसको या तो मार डालो या फिर इसको यहाँ से कहीं दूर भेज दो, इसको यहाँ से निकाल दो। मास्टर चूहुई से कहते हैं जी मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करूंगा, मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। तो वहाँ पर ग्राउंड में अभी भी इवल एनर्जी काफी ज्यादा होती है और जियांगमिंग दिखाई नहीं दे रहा था, शायद उसने जियांगमिंग को मार दिया है। तो हमारा शुंची वहाँ पर बाहर खड़ा बात कर रहा था। हमारा शुंची कहता है बंदा खुद कोई डीमन या फिर डेविल नहीं है, बल्कि ये सब सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से इस तरह हो गया है क्योंकि ये बदला लेना चाहता था, इसी वजह से इसकी ये हालत हो गई है, ये कोई डीमन नहीं है। जबकि मास्टर मो बिंगजान भी इसके पास ही खड़ी होती है। मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है हमने तुम्हें अपने स्नो राम में क्या बताया था, अगर इस तरह के किसी डीमन के साथ तुम्हारा सामना आता है तुम अपनी पूरी पावर्स को यूज करते हुए उसको मार डालोगे, क्या तुमने इस बात को याद नहीं रखा हुआ। तुम्हारा शुंजू से कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। तो मो बिंगजान बैठी होती है, वो उसे कहती है तुम कहाँ पर जाने वाले हो, ये क्या कर रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो। शुंजू से कहता है ये सब कुछ देखने के बाद मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा एटमोस्फेयर चेंज करने के लिए बाहर जाने वाला हूँ, क्या मैं घूम कर आ सकता हूँ। तो मो बिंगजान उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर लेकिन जल्दी वापस आ जाना। तो हमारा शुंजी वहाँ से बाहर निकलता है, वो अरीना से बाहर
चला जाता है। वो बाहर एक नदी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, जैस्मीन तुम कहाँ पर हो? तुमने मेरा नाम तो सुना होगा, तुमने सुना होगा कि मैंने इस गॉड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही? तो उसी वक्त उसे मॉली की आवाज आती है। मॉली पीछे से उसे कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर गॉड राम में आ जाओगे। गॉड राम में यहाँ पर आकर तुम इतनी अचीवमेंट्स को हासिल कर लियो, सिर्फ और सिर्फ क्या मेरे लिए था, इसलिए तुम यहाँ तक आए हो। जुंजी पीछे की तरफ घूमता और कहता है, ये तो मेरी जैस्मीन की आवाज है, जी जैस्मीन की आवाज है। वो उसे कहता है, जैस्मीन तुम कहाँ पर हो, प्लीज मेरे सामने आओ। तो मॉली उसे फिर से उसे कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने तुमसे ये पूछा है कि तुम गॉड राम में क्यों आए हो, जहाँ पर तुमने इस गॉड कॉन्फ्रेंस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया है? क्या तुम यहाँ पर आकर फेम हासिल करना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक पहुंचे हो? तो मॉली उसे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लू पोल स्टार के ऊपर तुम्हारा जीना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि वहीं पर रुकना, वहाँ से यहाँ पर कभी मत आना। तो जुंजी उसे कहता है, अब इसमें यहाँ पर छुपाने वाली कौन सी बात है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, मैंने यहाँ पर उस कंपटीशन में भी इसीलिए हिस्सा लिया है। तो मॉली गुस्से के साथ उसे कहती है, क्या तुमने कभी इस बारे में सुना है कि किसी का दिमाग ही काम नहीं करता? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें जिंदगी की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है कि तुम मरने के लिए यहाँ पर चले आए? तो वो उसे कहती है, तुम्हें पता है ना कि इस वक्त तुम कौन सी जगह पर हो? तुम इस वक्त गॉड्स राम में हो। गॉड्स राम में होने का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, अगर किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चल जाता है तो फिर तुम यहाँ पर मरोगे, और तुम्हारे मरने के अलावा क्या हो सकता है? और उसके बाद मॉली उसके सामने आती है और उसे कहती है, जब मैंने ब्लू पोल स्टार को छोड़ा था, जब मैं तुम्हें छोड़कर आई थी 4 साल पहले, उस वक्त तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन अब जरा अपनी तरफ देखो तो सही, सिर्फ 4 साल में तुम डिवाइन ट्रेबुलेशन राम में पहुंच चुके हो। तुम्हारे लिंजी से कहता, तुम्हें नहीं लगता कि इतनी कल्टीवेशन की स्पीड अच्छी है पूरी की पूरी गॉड राम को मेरा नाम बताने के लिए? अगर गॉड राम को मेरा नाम पता चलेगा तभी तो तुम मुझसे मिलने के लिए आती, तभी तुम मुझे देखती। मॉली से कहती है, यहाँ पर 4 साल पहले जो तुम्हारी कल्टीवेशन बेस थी वो बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन 4 साल के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे अलावा एक और बंदा है जिसको इस बारे में पता है, और वो इस वक्त गॉड कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर बैठा तुम्हें देख रहा था। ये यहाँ पर मून फ्लावर गॉडेस की बात कर रही होती है। जुंजी उसे कहता है, मुझे तो उससे परेशान होने की जरूरत भी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो यहाँ पर आई थी और तुम्हें मेरे पास से लेकर गई थी, उसने मेरे ऊपर अटैक किया था, और जब वहाँ से जाने से पहले वो मेरे लिए वहाँ पर पॉइजन छोड़कर गई थी। वो पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैं कितने दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, मैं तो मरने वाला था। तब तक तो मैं मर चुका होता, लेकिन फिनिक्स गॉडेस ने मेरी मदद की। फिनिक्स गॉडेस ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की, उसने अपनी पावर्स के साथ मुझे बचा लिया। प्रिंसेस ज़ुएन ने अपनी निर्वाणा पावर्स को यूज करते हुए मुझे बचा लिया। वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी निर्वाणा पावर्स को यूज कर सकती थी, और उसने अपनी जिन निर्वाणा पावर्स को मेरे ऊपर यूज कर दिया। जुंजी से कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे मून फ्लावर गॉडेस के बारे में बात करने के लिए नहीं आया, तो हम लोग इस टॉपिक को छोड़ते हैं और अपने बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जैस्मीन क्योंकि इस वक्त पानी के अंदर खड़ी होती है, वो उसे कहता है, जैस्मीन प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे भी बहुत सारी बातें करनी है, मैं तुमसे मिलने के लिए जहाँ तक आया, मैंने 4 साल तक इंतजार किया, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी है। तो मॉली उसे कहती है, लास्ट टाइम जब मैं तुम्हें छोड़कर आई थी, तुम्हारी बॉडी के अंदर ईवल बीड था, तुम्हें पता है ना कि वो हमें ईवल बीड कहाँ से मिला था? उस बड़े से डीमन, जब तुम्हारे साथ फायर की थी, डीमन किंग ने अपने ब्रीड को तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया था। लगता है कि तुमने उस ब्रीड को कम्प्लीटली सप्रेस कर लिया। तुमने उसकी ओवरफ्लोइंग पावर को सप्रेस कैसे किया है? अब तो यहाँ पर मैं भी उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता लगा सकती कि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो ईवल बीड भी था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। मुझे लगा था कि तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जुंजी से कहता है, मेरी बॉडी के अंदर जो ईवल सीड था मैंने उसको कम्प्लीटली सप्रेस कर लिया। वो कैसे किया? मेरे पास एक डार्क सीड है, क्योंकि मुझे क्लिफ के नीचे से मिला था, वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, उनसे बचते बचते मैं वहाँ पर एक लड़की से मिला था जिसने मुझे डार्क सीड दिया था, जो कि ईवल गार्ड ने मेरे लिए छोड़ा था, जिसकी मदद से मैं अपनी बॉडी के अंदर उस एनर्जी को सप्रेस कर सका हूँ। तो मॉली से कह दिया, तुम यहाँ पर डार्क सीड की बात कर रहे हो, क्या तुम उस क्लिफ के नीचे गए थे? मैंने तुम्हें क्लिफ के नीचे जाने से मना किया था, मैंने कहा था कि तुम गॉड राम में नहीं पहुंचे तब तक तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मैं लिंजी से कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ किए हुए वादे को तोड़ दिया। इसे कहती है, मैं पहले भी यहाँ पर इस बारे में सोच रही थी, मैंने कहा कि तुम इतनी ज्यादा मुश्किल से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे गॉड राम में ताकि तुम मुझे ढूंढ सको। मुझे लगा शायद तुम यहाँ पर मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं, तुम्हारी बॉडी के अंदर से उस ईवल सीड को निकाल सकूं। मॉली से कहती है, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम्हारा जुंजी से कहता है, हाँ ये बात सच है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें देख सकूं। तो मॉली उसकी बात सुनने के बाद कहती है, अगर ये बात वाकई में सच है, सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे देखने के लिए आए थे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अपने ब्लू पोल स्टार के ऊपर वापस चले जाओ, अपने प्लेनेट पर वापस चले जाओ। तुम्हारे जुंजी से कहता है, जैस्मीन तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती? क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी? तुम मुझे यहाँ से वापस क्यों भेज रही हो? तो मॉली से कहती है, अब जबकि तुम स्टार गार्ड राम में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें यहाँ पर आने के बाद ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल स्टार गार्ड्स हैं, और तुम सभी लोग यहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं हो। तो तुम्हें पहले भी बात बताई थी कि मैं स्टार गार्ड राम से हूँ, और मुझे हेवनली स्लॉटर स्टार गार्ड कहते हैं। फिर किसी को यहाँ पर पता चल गया कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक लोली ह्यूमन, एक मॉडल के साथ पूरे 8 साल गुजारे हैं, तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर स्टार गार्ड राम में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, मैं
तुम्हारे साथ इस तरह की इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी इस शर्म में नहीं गुजार सकती, इसलिए प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाओ ताकि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चले कि मैं तुम्हारे साथ 8 साल तक रहकर आ चुकी हूँ। मुझे ये बताओ क्या तुम्हें मेरा जवाब पसंद आया या नहीं? अगर तुम्हें पसंद आया तो जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। जितना ज्यादा तुम मुझसे दूर रहोगे मेरे लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम मेरे करीब रहोगे तो मेरी इंसल्ट होगी। तुम्हारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मौली तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे देखना चाहती हो, लेकिन असल में मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी डिफिकल्टीज है, तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मुझे नहीं रख सकती, तुम्हें मुझे यहाँ से भेजना है। तो मौली से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम बस इस बारे में इस तरह सोच लो कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले थे, इसलिए तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि यहाँ से चले जाओ। जुंजी से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे वहाँ से आने के बाद जब मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह से जख्मी था, उस वक्त मैं गोल्डन क्रो के पास गया था। गोल्डन क्रो गार्डेस ने मुझे पता है क्या कहा, उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें 5 साल में नहीं देख पाता तो फिर मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की ताकि मैं 5 साल के समय तुम्हारे तक पहुँच सकूँ, और देखो 4 साल में मैं तुम्हारे तक पहुँच ही आया हूँ। जैस्मिन तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो सकती हो, लेकिन प्लीज ऐसा तो मत कहो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बुरी बात होगी, मेरे लिए बहुत ज्यादा दुख की बात है। अगर वाकई में ऐसी बात है, अगर तुम यहाँ पर मुश्किल में हो तो मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मुश्किल से निकाल लूंगा। तो मौलिया से कहती है, इस सब का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं यहाँ पर आखिरी बार तुमसे ये वाली बात कह रही हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। तो मौलिया से कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बता देती हूँ कि तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारी पास इतनी पावर्स नहीं है कि तुम मेरी मदद कर सको। तुम मेरे पास भी आते हो तो इसका मतलब यह कि तुम मेरी स्टार गार्ड बॉडी को ही नुकसान पहुंचाओगे, मेरी बॉडी कंटेमिनेट हो जाएगी तुम्हारे जैसे एक लोली इंसान के साथ। तो मौलिया से कहती है, यहाँ पर मुझे मजबूर मत करो, अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो फिर मैं फोर्स को यूज करूंगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ। फिर मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी मास्टर रह चुकी हूँ। तुम्हारा जुंजी से कहता है, तुम यहाँ पर बार बार एक ही बात कह रही हो कि मैं एक बहुत ही लोली इंसान हूँ, मॉडल हूँ। मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर क्वालिफाइड कैसे हो सकता हूँ? बार बार मुझे एक ही बात कहती हूँ कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो मुझे ये बताओ कि मैं कैसे क्वालिफाइड हो सकता हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए? तो मौलिया से कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए कैसे क्वालिफाइड हो सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर एक तरीका बताती हूँ। तुमने यहाँ पर इस गॉड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है, इस कंपटीशन में तुमने पार्टिसिपेट किया है। तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पर तुम 4 लोगों में आ जाते हो जो कि इस कंपटीशन को जीतने वाले हैं, तो लोगों का स्टेटस इतना ज्यादा हाई होता है कि स्टार गार्ड राम के सभी गार्ड्स उनके साथ मिलते हैं, यहाँ तक कि गार्ड्स का एम्परर भी उनके साथ बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करता है। तुम ऐसा कर सकते हो क्या? तुम उन 4 लोगों में आ सकते हो, यानी कि क्या तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो? तुम्हारा शुंची से कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई। वो अपने पास से जुडम्बरा फ्लावर को निकालता है और उसके सामने रखते हुए कहता है, ये कंप्लीट जुडम्बरा फ्लावर है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा काम का रहेगा। लास्ट टाइम तुम्हारे पास हाफ जुडम्बरा फ्लावर था। उसके पास फ्लावर रखने के बाद वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अगली बार मैं तुम्हें तभी मिलूंगा जब मैं इस कंपटीशन को जीत जाऊंगा। तुम्हारा शुंची वहाँ चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मौली आगे बढ़ती है और उस फ्लावर के पास जाकर कहती है, शुंची बेवकूफ कहेंगे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? साथ ही वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है, ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करो, यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे मरने से मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। और वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। फिर साथ ही वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है, क्योंकि हमारे शुंची ने उसे बताया कि मून फ्लावर ने वहाँ से आते हुए इसके ऊपर अटैक किया था, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था। बात से गुस्सा आती है और कहती है, मून फ्लावर तुम तो मेरे हाथों से नहीं बचोगी।